यूतो जो ना जाने कैसे एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो एक राज्य का राजा भी बन जाता है और यहाँ उसके पास काफी सारी कन्याएं भी हैं, साथ ही एक स्मार्टफोन भी, जिसके जरिए वो अपनी दुनिया में मौजूद अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से बात करता है। मगर इसके बावजूद भी यूतो अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहता है। क्या यूतो ऐसा कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर यूतो को देखते हैं, जो कि एक बैटल के बारे में सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि वो बैटल उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और तभी उसके पास फेलिसिया नाम की एक लड़की आती है, जो कि उसकी बहन थी, और साथ ही एक एनहरजार भी। दोस्तों, एनहरजार उन वॉरियर्स को कहते हैं जो मैजिक का यूज कर सकते हैं या फिर उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद हमें सीधा वो सीन दिखाया जाता है जब यूतो अपनी आर्मी को लीड कर रहा था और यहाँ यूतो हॉर्न क्लैन के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। और दोस्तों, हॉर्न क्लैन के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और बहुत ही एडवांस लेवल के वेपन्स भी होते हैं। दूसरी ओर यूतो के पास स्टील वेपन्स होते हैं जो दुश्मन की सेना के पास नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, यूतो के पास एक फॉर्मेशन होती है जिसका नाम होता है फैलेंक्स। अब यूतो जानता था कि फैलेंक्स फॉर्मेशन उसने इन्वेंट नहीं की है, बल्कि हकीकत में इस फॉर्मेशन को बनाने वाले थे अलेक्जेंडर द ग्रेट और ओदा नोबुनागा। यूतो कहता है कि वो बस यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, जिसके बाद यूतो सोचने लगता है कि उसे इस दुनिया में आए 2 साल गुजर चुके हैं और इस नई दुनिया का नाम होता है यग्द्रासिल। और दोस्तों, इस दुनिया में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए भी मार देते हैं। और ये अजनबी दुनिया, जहाँ शुरुआत में आने पर यूतो को इस दुनिया की भाषा तक नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त वो वुल्फ क्लैन का पैट्रियार्च बन चुका है। पैट्रियार्च मतलब राजा। लेकिन अब तभी अचानक इन दोनों के ऊपर तीरों की बारिश होने लगती है, लेकिन फेलिसिया बहुत ही आसानी से अपने मैजिक से इस हमले को रोक लेती है। पर यहाँ पर यूतो को अपनी एक बेटी सिगरुन की चिंता होने लगती है। सो यहाँ फेलिसिया यूतो को समझाते हुए कहती है कि सिगरुन वुल्फ क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। और फेलिसिया का ये कहना बिल्कुल सही था। थोड़ी देर बाद इनके पास एक खबर आती है कि सिगरुन ने हॉर्न क्लैन के कमांडर को हरा दिया है। इसके बाद यूतो सिगरुन से मिलता है और वो उससे कहता है कि तुमने हमारी दुश्मन सेना के कमांडर को हराया है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। तो यहाँ सिगरुन यूतो से बस एक चीज मांगती है, यूतो का प्यार। सिगरुन के लिए यूतो का प्यार ही उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और यहाँ यूतो उसका सिर सहलाकर उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता है। इसके बाद यूतो हॉर्न क्लैन की मैट्रियार्च लीना से मिलता है और बिना अपनी बात को घुमाए फिराए वो उससे डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी बनने को राजी हो? मगर लीना इसके लिए साफ तौर पर मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए वुल्फ क्लैन सिर्फ कुत्ते होते हैं। लीना की ये बात सुन फेलिसिया और सिगरुन उस पर गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन यूतो उन्हें तुरंत चुप करवा देता है। इसके बाद वो लीना को एक और ऑफर देता है, चलो ऐसा करो, तुम मेरी छोटी बहन बन जाओ। लेकिन एक बार फिर से लीना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। यूतो उसे धमकी देता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी हॉर्न सिटी को वैन सिटी की तरह ही पूरी तरह से खाक कर दूंगा। और अब ये बात सुन लीना डर जाती है और फिर वो इस डर की वजह से ही यूतो की छोटी बहन बनने को राजी हो जाती है। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यूतो काफी थक चुका है और अब फेलिसिया उससे कहती है, तुम मुझे जरा भी उस शख्स की तरह नहीं लगते जो इतनी छोटी सी वजह के लिए पूरे राज्य को चला देगा कि एक लड़की उसकी बहन बनने से इनकार कर दे। अब यूतो पर वो शक करने लगते हैं कि क्या सच में वैन सिटी जलाने का आदेश इसी ने दिया था। लेकिन तभी यूतो तुरंत कहता है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि कई बार ऐसी खतरनाक अफवाहें हमारे दुश्मन को डरा देती हैं, जिससे फिर खून खराबा कम होता है। इसके बाद यूतो अपने होम टाउन लौटने का फैसला करता है और अब वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सभी लोग यूतो की इस जीत पर उसे बधाई दे रहे थे। लेकिन रास्ते में उसके 2 अंकल्स जो वुल्फ क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। पर यूतो को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ी जल्दी में था। पर उसके वो दोनों अंकल कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए? तुम हमें ऐसे अनदेखा करके नहीं जा सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेलिसिया अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनका ध्यान भटका देती है, जिससे यूतो को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। और इसके बाद अब टेम्पल पहुंचकर यूतो यहाँ अपना फोन निकालता है और ये फोन दूसरी दुनिया से यूतो के साथ ही आ गया था। अब वो इस फोन से मित्सुकी को कॉल करता है, जो कि हमारी यूतो की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। और दोस्तों, यूतो दूसरी दुनिया से पृथ्वी पर मित्सुकी को कॉल करता है। यूतो उसे बताता है
कि अब तक मुझे अपनी दुनिया में वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला है, लेकिन मैं लगातार कोशिश किए जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि फेलिसिया दूर से यूतो की ये बातें सुन रही थी। अब इसके बाद रात में सोते वक्त भी यूतो चैन से नहीं सो पाता। अचानक ही यूतो के दिमाग में एक थॉट आता है कि शायद याग्द्रासिल एक अलग दुनिया है ही नहीं, ये अर्थ ही है, मगर सदियों पुराना। यहाँ के टूल्स और कल्चर देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 1300 से 2000 बीसी के बीच का जमाना है। और मैं इस बात पर और भी ज्यादा श्योर हूँ, क्योंकि इस दुनिया के स्टार्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यूतो की दुनिया के हैं। यूतो कहता है, मैं जानता हूँ कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन मुझे यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फेलिसिया यूतो से रोटर स्टोन के बारे में बात कर रही थी, और इसी स्टोन की मदद से ये लोग हर दिन फ्रेश ब्रेड बना पाते हैं। लेकिन इसका असली क्रेडिट जाता है यूतो के फोन को, जहाँ से वो ये सारी नॉलेज निकालता है। लेकिन इसके बाद ब्रेकफास्ट के दौरान यूतो वेपन्स की बात करता है, और इसके बाद वो उस सेरेमनी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वेपन्स बनवाने के लिए वो ब्लैक स्मिथ इनग्रिड के पास जाता है। और दोस्तों, इनग्रिड यूतो को मन ही मन में पसंद करती थी। अब यहाँ यूतो बताता है कि हॉर्न क्लैन की मैट्रियार्च यानी कि शासक लीना अब उसकी छोटी बहन बनने वाली है, तो अब शायद उन्हें हॉर्न क्लैन के वेपन्स की टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इसके बाद हमें उस सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रीस्ट एलेक्सिस इस रिचुअल को ऑफिशियली बनाता है। यूतो के जरिए यहाँ हमें पता चलता है कि इस दुनिया में जो क्लैंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओथ रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और ऐसा करके वो एक दूसरे के सिबलिंग या बच्चे बन जाते हैं, यानी कि दो क्लैंस एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। और यूतो हमेशा ऐसा ही करता है, वो अपने दुश्मन को हराकर उसे अपने परिवार का एक हिस्सा बना लेता है, जिससे धीरे धीरे इनका वुल्फ क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। और यूतो के सफर में ये उसका एक और कदम है, जिससे वो किसी दिन अपने घर यानी कि अपनी दुनिया में वापस लौट सके। अब सेरेमनी के बाद लीना अचानक ही यूतो से बात करती है और उससे एक रिक्वेस्ट करती है, प्लीज तुम हॉर्न क्लैन के लोगों के साथ भी उतने ही अच्छे से पेश आना जितना तुम वुल्फ क्लैन के लोगों के साथ आते हो। यूतो उससे प्यार से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हॉर्न क्लैन के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा, साथ ही मैं तुम्हारा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर अब तुम मेरी प्यारी छोटी बहन जो हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूतो की छोटी बहन बनने के बाद लीना खुश होती है, लेकिन तभी फेलिसिया वहां आकर बताती है कि अभी अभी हमें फोर्ट हॉर्न से एक मैसेंजर पिजन आया है। ये बात सुन यूतो थोड़ा परेशान हो जाता है, और इसके बाद वो अपने क्लैन के सभी लोगों के साथ एक मीटिंग रखता है। वहाँ पे अब वो सभी को बताता है, इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है। आज से 4 दिन पहले वेस्ट के सबसे बड़े क्लैंस में से एक हूफ क्लैन ने हॉर्न नेशन पर हमला करके उनका बॉर्डर फोर्ट यानी कि उनका बंदरगाह अपने कब्जे में कर लिया है। और हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार हूफ क्लैन के पास तकरीबन 10,000 सोल्जर्स हैं। हॉर्न क्लैन के सोल्जर्स हमसे लड़ने की वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा थके हुए हैं। इसके अलावा लीना भी अपने राज्य में इस वक्त मौजूद नहीं है, यानी कि दुश्मन के लिए ये एक परफेक्ट टाइम है लीना के राज्य पर हमला करने का। अब यूतो की बात सुन हॉर्न क्लैन के कुछ मेंबर्स कहते हैं, मुझे तो लगता है कि हमें हॉर्न क्लैन को तबाह हो जाने देना चाहिए, आखिर वो हमारे दुश्मन जो हैं। और यूतो, तुम्हें भी इन चीजों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी काफी छोटे हो। मगर ये बातें सुन यूतो को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम सब चुप रहो, मैं यहाँ ये आदेश देता हूँ कि हम हॉर्न क्लैन को बचाएंगे चाहे कुछ हो जाए। और यूतो की ये बात सुन लीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूतो का आदेश मिलने के बाद सिग्रन अपनी आर्मी के साथ हूफ क्लैन के कैंप पर अचानक ही अटैक कर देती है। और अचानक हुए इस हमले की वजह से दुश्मन का लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही वो ये देख भी हैरान होता है कि आखिर कैसे सिग्रन घोड़े पर होने के बावजूद भी इतने इफेक्टिवली अटैक्स कर रही है। अब इससे पहले कि दुश्मन का ये लीडर इस सिचुएशन को समझकर कोई रणनीति बना पाता, सिग्रन और उसके सोल्जर्स अचानक ही फुल स्पीड के साथ वहां से भाग जाते हैं, जो देख दुश्मन का ये लीडर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन लीना को ये न्यूज मिलती है कि हुफ आर्मी की रातों की नींद उड़ चुकी है, जिससे लीना ये बात समझ जाती है कि सिग्रन एक कमाल की वॉरियर है, क्योंकि सिग्रन ने इतनी जल्दी हुफ क्लैन के पैट्रियार्च इनबी को हरा दिया है। दोस्तों, इनबी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था जो एल्फ्रेम पर राज करता था। लीना को याद आता है जब यूतो ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो हॉर्न राज्य वापस जाए और वहां अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करे। उसके बाद हम करंट टाइम पर वापस आते हैं, जहां यूतो हॉर्न राज्य पहुंचता है।
और लीना से दुश्मन की सिचुएशन के बारे में पूछता है। लीना उसे बताती है कि दुश्मन इनसे बस कुछ ही घंटे की दूरी पर है। ये सुनकर यूतो अपनी आर्मी से कहता है, सभी लोग पहले खाना खा लो और चाहो तो तुम सब थोड़ी शराब भी पी सकते हो। ये बात सुन लीना हैरान होकर पूछती है, युद्ध से पहले ये सब करना क्या सही रहेगा? यूतो बड़े आराम से कहता है, रिलैक्स रहो और आराम से पेट भर के खाना खाओ ताकि तुम्हें लड़ने की ताकत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त ये सभी सोल्जर्स काफी थके हुए हैं और पेट भर खाना खाने के बाद ही इनकी ताकत वापस आएगी। साथ ही वो लीना को ये भी बताता है कि वो पहले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए सिग्रन को भेज चुका है। दूसरी ओर हम हुफ क्लैन के शासक इनबी को देखते हैं, जो इस बात से परेशान था कि उसने और उसकी सेना ने पिछली 3 रातों से ढंग से सोया नहीं है, क्योंकि सिग्रन की आर्मी उन पर हर रात अटैक करने आती है और जब भी ये लोग थोड़ा आराम करने की कोशिश करते हैं तभी अचानक उन पर अटैक हो जाता है, जिसके बाद एक आदमी इनबी को आकर बताता है कि उनके ऊपर यूतो की मेन आर्मी ने सामने से धावा बोल दिया है। दूसरी ओर सिग्रन अपनी आर्मी के साथ जंगल के अंदर छुपी हुई थी और यूतो फ्रंट से अपनी सेना के साथ सब कुछ देख रहा था। दोस्तों, यहाँ पर दुश्मन की सेना बहुत बुरी तरह से थकी हुई थी। ये देख इनबी आदेश देता है कि अपने वॉर कैरियर्स फ्लैंक्स पर भेज दो, मैं खुद इस बैटल को खत्म करूंगा। दूसरी ओर यूतो युद्ध के दौरान लीना और फेलिसिया से एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा था। वो कहता है, हमारा दुश्मन जरूर से फैलेंक्स फॉर्मेशन की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और हम पर फ्लैंक्स से अटैक करेगा, पर तुम बस उसे थोड़ी देर संभाले रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। लीना को थोड़ा डर लगता है जब वो इनबी की प्रेजेंस को देखती है। इनबी बिल्कुल एक डीमन जैसा लग रहा था। हम देखते हैं कि इनबी यूतो की सेना को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर लीना के पसीने छूट जाते हैं। वो डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे बचाइए बिग ब्रदर। इनबी पहले तो बहुत खुश होता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है कि सिग्रन अपनी सेना के साथ उसकी सेना के सामने आ जाती है। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर इनबी अचानक ही सिग्रन पर हमला करके उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद तो सिग्रन बिल्कुल लाचार हो जाती है और इसके बाद इनबी अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक सिग्रन अपनी कटाना निकालकर इनबी के भाले को एक ही बार में तोड़ देती है और फिर इनबी पर एक पावरफुल अटैक करती है। इनबी अपने खंजर से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसका खंजर टूट जाता है और वो वहीं मारा जाता है और इसी तरह सिग्रन इस लड़ाई को जीत जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यूतो इन मोहतरमाओं के साथ नहा रहा होता है, पर उसे वहाँ बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन अगले ही पल में वहाँ लीना भी आ जाती है और इसके बाद वो यूतो के पास आकर उससे कहती है, प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। सो फेलिसिया उससे कहती है, तुम्हें अचानक ही यूतो से ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले तुम्हें उसकी पीठ साफ करनी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि लीना यूतो की पीठ साफ करने लगती है, पर यूतो को यहाँ बहुत शर्म आ रही थी। तभी सिग्रन और फेलिसिया इस बात पर बहस करने लगती हैं कि लीना के बाद यूतो की पीठ उनमें से कौन साफ करेगा। पर यूतो कहता है, मेरा नहाना हो गया है। अब अगले सीन में एक जगह शांति से बैठकर अब लीना यूतो को पूरी बात बताती है कि अगर यूतो लीना से शादी कर लेता है तब वो वुल्फ और हॉर्न दोनों क्लैंस का अकेला राजा बन जाएगा, यानी कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये ऑफर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि यूतो लीना से डायरेक्टली पूछ लेता है, तुम्हें हमसे इसके बदले में क्या चाहिए? और अब लीना इन्हें पूरी सच्चाई बताती है। दोस्तों, इस दुनिया में पैट्रियार्च और मैट्रियार्च जनरेशन से नहीं बनते, यानी कि राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, बल्कि इस दुनिया में ताकत और एबिलिटीज मायने रखती हैं। लेकिन जो लीना थी उसके पिता एक राजा थे, इसीलिए वो अगली राजा बनी। लेकिन असल में लीना के पास एक राजा बनने की काबिलियत नहीं थी, ना उसमें ताकत थी और ना ही कोई एबिलिटी। लीना की बातें सुन सब दंग रह जाती हैं। यूतो पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये बात हमें बतानी चाहिए थी? क्योंकि अगर ये बात सभी लोगों के सामने आ गई तब तुम अपनी पोजीशन खो दोगी। लेकिन लीना कहती है, मैं तुम्हें अपना राज्य सौंपना चाहती हूँ। मेरे पिता मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे अपना वारिस बना दिया। लीना बताती है कि वो शुरुआत से ही यूतो के जैसा एक पावरफुल लीडर बनना चाहती थी। लीना ने हमेशा अपने पिता के प्यार और उनके सपनों को प्रोटेक्ट करना चाहा, लेकिन अब वो अपने तन और मन के साथ यूतो को सर्व करना चाहती है और इसीलिए लीना फिर से यूतो के साथ शादी करने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन यूतो कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे यहाँ क्या जवाब देना चाहिए। तभी फेलिसिया बोलती है, ये सब कुछ बहुत ही अचानक हो रहा है। यूतो भी फेलिसिया की बात से सहमति जताता है। इसके बाद ये बात लीना को भी समझ आ जाती है और फिर यूतो कहता है,
हमें कुछ भी इतना जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। पहले हमें तुम्हारे क्लैन के बाकी लोगों से भी इस मुद्दे पर बात कर लेनी चाहिए। अब अगले सीन में यूतो लीना के प्रपोजल को लेकर फेलिसिया से बात करता है और वो उससे साफ तौर पर ये कह देता है कि वो इस तरह से रिश्ते नहीं बनाना चाहता, भले ही ये वुल्फ क्लैन के लिए कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो। लेकिन फेलिसिया इस शादी के आइडिया को सपोर्ट करती है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि अचानक ही किसी दिन यूतो उसके सामने से कहीं गायब हो जाएगा। फेलिसिया की ये बात सुन यूतो उससे माफी मांगता है क्योंकि पिछले 2 सालों में फेलिसिया ने यूतो की बहुत ज्यादा मदद की है और अगर वो फेलिसिया को बिना बताए ही इस दुनिया से चला गया तो ये उसके लिए बहुत ही गलत होगा। यूतो कहता है, फेलिसिया तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यूतो की ये बात सुन फेलिसिया इमोशनल हो जाती है और वो फैसला करती है कि अब वो यूतो और लीना की शादी नहीं होने देगी। और इसके बाद ये दोनों ऐसे ही कैजुअली बातें करने लगते हैं। फिर यहाँ सीन बदलता है और हमें एक नया बंदा दिखाया जाता है जो मंदिर के पुजारी एलेक्सिस के साथ आता है और ये यहाँ यूतो से मिलने आया है। अगले सीन में हम 2 जुड़वा बहनों को देखते हैं जिनके बीच का हमें प्यार नजर आ रहा था। देखो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, इसीलिए पूछना भी मत। देखो यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। एक बहन को जुकाम है, इसीलिए दूसरी बहन उसे गले लगाकर उसका जुकाम दूर कर रही है। अब इसके बाद हम यूतो को देखते हैं जो कि शायद कोई प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना के बाद सभी लोग खान पान करते हैं। यूतो भी खाना खाना शुरू करता है। लीना उसी के पास बैठी हुई थी। वो यूतो को अपने हॉर्न क्लैन का स्वादिष्ट खाना खिलाना चाहती थी और जब वो उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है तभी एक ताऊ ये देख कहते हैं, वाह मियाँ बीबी का रिश्ता तो देखो, इन महाशय का नाम रेसमस है। तभी यूतो के पास फेलिसिया आकर उससे कुछ कहती है और इसके बाद यूतो फेलिसिया को अपने करीब कर लेता है। ये देख लीना जेलस होते हुए कहती है, देखिए यूतो महाशय, आप दूसरी लड़कियों के साथ मजे कर सकते हैं और आप पति तो सिर्फ मेरे हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ एलेक्सिस के साथ वही बंदा आता है और दोस्तों ये होता है लाइटनिंग क्लैन का पैट्रियार्च जो पूरे नॉर्दर्न वेनामेर पर राज करता है और इसका नाम है ईस्टर्न बोर। दोस्तों ये यहाँ पर यूतो की जीतों पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया होता है क्योंकि अब तक यूतो ने जितने भी युद्ध लड़े थे उन सभी में उसने जीत हासिल की है। पर यूतो के हॉर्न वॉरियर्स उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ईस्टर्न ने हॉर्न क्लैन के पिछले पैट्रियार्च को मार दिया था। एलेक्सिस तुरंत उन लोगों को समझाता है, मैं एस्गरूर एम्पायर का प्रीस्ट हूँ और यहाँ पर ईस्टर्न मेरे मेहमान बन के आए हैं। मगर यहाँ रेसमस उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। मगर अगले ही पल में ईस्टर्न रेसमस के करीब आ जाता है अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड का यूज करके और फिर वो अपनी एक ही उंगली से उसकी तलवार भी तोड़ देता है। ये देख यूतो हैरान हो जाता है। अब लीना यहाँ ईस्टर्न की एबिलिटी के बारे में बताती है। एलिर एक यूनिक रूम जो डिवाइन पावर को डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदल देता है और उसके हाथों और पैरों में भी मैजिन होरो रियून है। मतलब कि ईस्टर्न एक ट्विन रूम्स का एनार्ड है और पूरे नासिल में ऐसे 3 से भी कम लोग हैं। ईस्टर्न के बारे में ये सब जानने के बाद भी यूतो उससे डरता नहीं बल्कि उसे तो उस पर गुस्सा आ रहा था और यही देख ईस्टर्न यूतो से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा और फिर वो यहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद यूतो कहता है वो काफी अजीब है और बहुत ताकतवर भी। अब यहाँ से जाते हुए एलेक्सिस कहता है, तो अब क्या आप हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस बंदे से लड़ने का मजा लेना चाहता हूँ। अब इसके बाद 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और यूतो ने अब तक मित्सुकी को कांटेक्ट नहीं किया होता और इसके बाद जब वो उसे कॉल करता है तब मित्सुकी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। यूतो उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि अब यहाँ पर चारों ओर शांति का माहौल है और लड़ने के लिए अब कोई वॉर नहीं बची है। अब इसके बाद अगले दिन यूतो फेलिसिया के साथ अपने राज्य की पेट्रोलिंग पर जाता है और यहाँ यूतो देखता है कि मार्केट में उसके बनाए हुए पेपर्स बहुत ज्यादा बिक रहे हैं और ये देख फेलिसिया कहती है कि ये सब यूतो के बनाए पेपर्स की वजह से है। अब मर्चेंट्स दूसरे देशों में भी ये पेपर्स बेच रहे हैं और इनके राज्य की इकोनॉमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। लेकिन इसी दौरान अचानक ही यूतो की नजर कुछ स्लेव ट्रेडर्स पर जाती है जो एक माँ और बेटी को बेच रहे थे। ये देखकर यूतो को अपने दिल में उन लोगों के लिए दर्द महसूस होता है। उसे उन दोनों पर तरस आ जाता है और इसके बाद वो उन दोनों को खरीद लेता है। डर की वजह से कांप रही माँ और बेटी को यूतो तसल्ली देता है कि अब वो दोनों सुरक्षित हैं और इसके बाद वो अपने एक सोल्जर को ये हुक्म देता है कि वो इन दोनों को उसके चैम्बर में ले जाएं। कुछ देर बाद वहाँ पर सिग्रन आकर यूतो को बताती है कि क्लो क्लैन के कुछ मैसेंजर्स उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन अचानक ही बिना इजाजत के वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं और ये दोनों होती हैं वही जुड़वा बहनें एल्बर्टीना और क्रिस्टीना।
और ये दोनों आपस में हर वक्त लड़ती रहती हैं और क्रिस छोटी छोटी बातों पर हर एक गलती का कसूरवार अपनी बहन एल्बर्टीना को ठहरा देती है। क्रिस्टीना यहाँ पर अपने आप को क्लॉकलैंड के पैट्रियार्च की असली बेटी बताती है, जबकि एल्बर्टीना उसकी बड़ी बहन होती है। और इसके बाद वो यूतो से कहती है, हमारे पैट्रियार्च बॉटबिट ने हमें एक आदेश दिया है और उसी आदेश अनुसार हम यहाँ आए हैं यूतो से शादी करने। ये बात सुन यूतो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करते हुए वो कहता है, तुम दोनों ऐसे ही यहाँ पर आकर शादी का ऐलान नहीं कर सकती, इस वक्त तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद फेलिसिया इस मुद्दे को लेकर यूतो के साथ कुछ बात करती है, लेकिन दोनों लड़कियाँ उनकी बात सुन लेती हैं और कहती हैं कि यूतो तो बड़ा बदतमीज है। लेकिन फिर फेलिसिया कहती है कि अगर यहाँ पर ये दोनों हियरिंग के लिए आई हैं, तब हम इस वक्त इन दोनों को यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्रिस्टीना यूतो से पूछती है कि क्या वो इनसे शादी करने के लिए इसीलिए मना कर रहा है क्योंकि उसका प्लान हॉर्न क्लैन की मैट्रियार्च से शादी करने का है। इनकी ये बातें सुन यूतो को इस बात का तो एहसास हो जाता है कि ये दोनों काफी जानकार हैं। साथ ही ये दोनों वैन मैसाकेरे की सच्चाई भी जानती हैं। और ये देख यूतो को समझ आता है कि इन दोनों की जानकारी इकट्ठा करने की एबिलिटी कमाल की है। क्रिस्टीना यहाँ पर ये क्लियर कर देती है कि वो यूतो से शादी नहीं करना चाहती, ना ही वो उसकी रखेल बनना चाहती है, बल्कि वो तो सिर्फ यूतो की काबिलियत देखना चाहती है। और फिर ये दोनों उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि इस वक्त उन दोनों के पास उनका स्वर्ण फादर नहीं है और इसीलिए वो यूतो को अपना पिता बना सकती हैं। यूतो को उन दोनों पर शक होता है कि वो दोनों कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही हैं। पर अचानक ही उसके जहन में ईस्टर्न आता है, जिसके बाद वो इन दोनों की बात मान लेता है। लेकिन यहाँ वो इन दोनों के सामने एक शर्त रखता है कि तुम दोनों को मुझे अपनी अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इसके बाद सीन बदलता है और हम लीना को देखते हैं, जो एक अजीब सा सपना देखने के बाद अचानक ही जाग जाती है। तभी वहाँ एक गार्ड आकर लीना को बताता है कि यूतो जल्द ही गिम्बल इंस्पेक्शन के लिए इनके यहाँ आने वाला है। और ये बात सुनते ही लीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका होगा जब वो यूतो के साथ और भी ज्यादा वक्त बिता सकती है। दूसरी ओर हम यूतो को देखते हैं, जो अपनी कैरेज में ट्रेवल कर रहा होता है, जहाँ ये ट्विन सिस्टर्स यूतो के साथ ही राइड कर रही होती हैं। क्रिस्टीना अपनी रूम यानी कि पावर का यूज करके हवा को कैंसिल कर देती है और एल्बर्टीना का हैबरड्यून तेज हवा क्रिएट करके उनकी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और इसी वजह से वो सभी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ बहुत ही जल्दी गिम्बल पहुंच जाते हैं। गिम्बल पहुंचकर यूतो सबसे पहले ओलोफ से मिलता है और ओलोफ से यूतो को ये जानने को मिलता है कि इस जगह की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। ये सुन यूतो क्रॉप रोटेशन सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात करता है ताकि इस राज्य की खेतीबाड़ी और इकोनॉमी दोनों सुधर सके। इसके बाद यूतो क्रॉप रोटेशन सिस्टम का आइडिया लेकर गिम्बल आता है। दोस्तों, क्रॉप रोटेशन सिस्टम फार्मिंग का एक नया तरीका है जिसमें खेतों को खाली नहीं छोड़ना पड़ता और इसके जरिए कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये राज्य पहले हॉर्न क्लैन के कब्जे में था और यहाँ के लोग अब तक अपना पुराना दर्द नहीं भूल पाए हैं। इसीलिए उन लोगों को डायरेक्ट ये ऑर्डर दे देना कि वो अपना खेती बाड़ी का तरीका बदल लें, ये यूतो को पसंद नहीं आता। और तभी हम लीना को देखते हैं, जो यूतो को देखने के लिए गिम्बल आ चुकी थी। अब इसके बाद लीना यूतो से मिलती है और वो तुरंत ही उससे शादी करने वाली बात यूतो को याद दिलाती है। लेकिन जो ट्विन सिस्टर्स होती हैं, वो इस बात को लेकर लीना के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। इसके बाद लीना डायरेक्टली लोगों से मिलती है और फिर उन्हें क्रॉप रोटेशन सिस्टम समझाती है। और हैरानी की बात तो ये होती है कि इस सिस्टम को लेकर राज्य के लोगों से इन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और इसी तरह सब मिलकर फार्मिंग का प्लान बना लेते हैं। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि लीना अचानक ही यूतो के कमरे में चली जाती है और वहाँ आते ही वो डायरेक्टली अपने कपड़े उतारने लगती है और इसके बाद वो यूतो को अपना बनाने की कोशिश करती है। यूतो यहाँ कुछ पल के लिए बिल्कुल दंग रह जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल में वो लीना को खुद से दूर हटाता है और फिर वो उसे बताता है कि वो पहले से ही एक लड़की से प्यार करता है और वो अपने प्यार को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मगर लीना कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी दूसरी पत्नी भी बना लो तब मैं इसके लिए भी राजी हूँ। मगर यूतो उसे समझाता है कि उसकी दुनिया में ऐसा नहीं होता और अब वो लीना को सब सच बता देता है। मैं एक अलग दुनिया से आया हूँ, यानी कि लगभग हजारों साल फ्यूचर से, और मैं जरूर से किसी न किसी दिन वापस अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो उसी दुनिया में है। ये बात सुन लीना को बहुत जलन होती है और वो यूतो से पूछती है, अगर तुम अपनी दुनिया में वापस चले गए तब इस दुनिया में सब कुछ कौन संभालेगा? यूतो कहता है
मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो। मगर लीना कहती है कि वो इस लायक नहीं है, वो कभी भी अपने पिता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। यूतो लीना से कहता है तुम में उतनी ही काबिलियत है जितनी कि मुझ में, और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आखिर तुम मेरी बहन हो। लेकिन तभी अचानक इनकी बातों के बीच में यहाँ क्रिस्टीना आ जाती है और यूतो को एक अर्जेंट न्यूज देती है। उसके कुछ ही देर बाद वहाँ फेलिसिया भी आ जाती है और बताती है कि रायो अब जंग की तैयारी कर रहा है और अभी कुछ देर पहले ही एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। क्रिस्टीना बताती है कि व्यापारियों के हिसाब से रायो बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा है जो वो वुल्फ्स के खिलाफ यूज करने वाला है। क्रिस्टीना सजेस्ट करती है कि वो खुद जाकर इस बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी, मगर यूतो कहता है नहीं, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी क्रिस्टीना इन लोगों को अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाती है, जहां वो एल्बर्टीना के साथ मिलकर एक आदमी को पल भर में ही कैप्चर कर लेती है। वो कहती है कि भले से ही हम डायरेक्ट कॉम्बैट में इतने ताकतवर ना हो, लेकिन एक असैसिन और कंपेनियन के रूप में मेरी बहन एल्बर्टीना बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। इनकी काबिलियत देखकर यूतो का भरोसा इन पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि ये दुश्मन के राज्य में जाकर जरूरत पड़ने पर वहाँ पर आराम से कुछ गार्ड्स को तो खत्म कर ही देंगी। यूतो उन्हें रायो भेजने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी क्रिस्टीना कहती है अगर हम अपना ये मिशन पूरा कर लेते हैं तब हम यूतो से एक ओथ लेना चाहेंगे, यानी कि ये दोनों ऐसा करके यूतो की बेटियां बनना चाहती हैं। अब इसके बाद ये लोग एक रिवर के पास जाते हैं और वहाँ पर फेलिसिया यूतो को समझाती है कि ये लगार रिवर उनके और लाइटनिंग नेशन के बीच का बॉर्डर है। ये जान यूतो एक नया प्लान बनाता है और लीना से कहता है मुझे इस प्लान को अंजाम देने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी लीना, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। इसके बाद एक और मीटिंग होती है और यहाँ फेलिसिया बताती है कि स्टेन के पैट्रियार्च बनने के बाद से अब तक लाइटनिंग नेशन एक भी लड़ाई नहीं हारा है, मगर उनका आर्मी सिस्टम बहुत ही सिंपल है, ना कोई अनोखे हथियार और ना कोई अनोखी रणनीति और ना ही कोई चाल, बस उनकी सिर्फ एक रणनीति है, सीधा सामने से वार करना। मगर हर बार सामने से वार करने के बावजूद भी उनके सोल्जर्स इतने ज्यादा काबिल हैं कि वो हर बार जीतते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आइंस्टीन, या जिसे स्टीनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वो हमेशा फ्रंट लाइन से लड़ता है। उसकी ताकत और हिम्मत अपने आप में ही एक अलग लेवल की है। आगे फेलिसिया ये भी बताती है कि लाइटनिंग नेशन के पास एनार्ड जैसा वॉरियर है और यूतो के पास भी कुछ महान वॉरियर्स होते हैं, जैसे सिग्रुन, दमैनागर्म और एक एंशिएंट वॉरियर स्कैपियर। लेकिन सिर्फ इनके होने की वजह से ही ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइटनिंग नेशन की जीत का सबसे बड़ा कारण स्टेनबर्ग खुद है। करीब 7 साल पहले जब लाइटनिंग और सेरपेंट्स की लड़ाई हुई थी, तब सिर्फ 13 साल के स्टेनबर्ग ने अकेले ही एक पूरे फोर्ट को तोड़ दिया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सोल्जर्स थे। उसने अकेले ही सिर्फ अपनी ताकत के बलबूते पर गेट तोड़ दिया था और हजारों को भी मार गिराया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद यूतो कहता है ये बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है, क्योंकि असली बहादुरी हमेशा प्लान के साथ होती है और स्टेनबर्ग बस अपनी ताकत पर ही अंधा विश्वास करता है। अब इसके बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब स्टेनबर्ग अपने 8000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। दूर से क्रिस्टीना ये सब देख रही थी और वो तुरंत इन सब की जानकारी एक कबूतर के जरिए यूतो के पास पहुंचा देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दो नेशंस युद्ध भूमि में आमने सामने टकराते हैं। स्टेनबर्ग के साथ उसका बेटा हाल्फी और उसका भाई विंग होता है, जो स्टेनबर्ग को समझाते हैं कि उसे फिलहाल पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो यूतो की रणनीति पर भरोसा नहीं करते। इसके बाद आखिरकार युद्ध शुरू होता है, लेकिन स्टेनबर्ग की सेना तुरंत ही यूतो के क्रॉसबो की लोहे की तीरों के सामने हारने लगती है और फिर यूतो के सैनिकों की फैलेंक्स फॉर्मेशन उन्हें रोक देती है। यूतो मन में सोचता है कि अब तक ये सब कुछ कितना ज्यादा आसान लग रहा है, जबकि हुफ क्लैन का कमांडर इससे ज्यादा टफ था। मगर इसके साथ ही यूतो ये भी समझता था कि लाइटनिंग क्लैन के स्ट्रेटेजिक बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, इसीलिए यूतो स्टेनबर्ग की सेना को काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं देगा और इसी वजह से यूतो सिग्नल देता है ताकि सिग्रुन अपनी सेना की टुकड़ी के साथ हमला बोल दे। और दोस्तों, ये यूतो की एक बहुत ही खास चाल है, जहां पर फैलेंक्स फॉर्मेशन दुश्मन को रोकेगी और सिग्रुन की सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेगी। और फिर होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी ओर से दुश्मन अपनी आर्मी को भेजता है और उनका लीडर होता है हाल्फी। लेकिन लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि हाल्फी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता,
और सिग्रुन उसे वहाँ हरा देती है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही हाल्फी को खत्म करने वाली होती है तभी वहाँ स्टेनबर्ग खुद आ जाता है और वो वहाँ आते ही सिग्रुन पर अटैक करने लगता है और स्टेनबर्ग का हर एक हमला सिग्रुन को उसकी ताकत का एहसास दिलाता और स्टेनबर्ग की ताकत के सामने आखिरकार मजबूर होकर सिग्रुन को अपनी सेना के साथ पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद स्टेनबर्ग सीधा यूतो की ओर बढ़ता है। यूतो को अपनी फैलेंक्स फॉर्मेशन पर पूरा यकीन होता है, पर यूतो की ये गलतफहमी जल्द ही टूट जाती है जब स्टेनबर्ग उस फॉर्मेशन में एक बड़ी दरार कर देता है। ये देखते ही यूतो तुरंत स्कैबियर को स्टेनबर्ग को रोकने को भेजता है। स्कैबियर अपनी शानदार स्किल्स दिखाता है और स्टेनबर्ग के अटैक को काउंटर कर देता है। स्टेनबर्ग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तो उस सिल्वर हेयर वाली लड़की यानी कि सिग्रुन से भी ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन स्कैबियर कहता है, मुझे लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये कहकर वो अपने सैनिकों को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। इसके साथ ही वो लाइटनिंग नेशन के सैनिकों को समझाता है कि इस वक्त उनके पैरों के नीचे यानी कि जमीन पर इतना ज्यादा लोहा पड़ा है कि अगर वो उसे जमा कर लेते हैं और बेच देते हैं तब उन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कैबियर की ये बात सुन उन लोगों का ध्यान थोड़ा भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्कैबियर अपनी सेना को सुरक्षित पीछे की ओर ले आता है। दूसरी ओर हाल्फी स्टेनबर्ग को शांत रहने को कहता है और सजेस्ट करता है कि अब विंग उनका पीछा करेगा और स्टेनबर्ग भी इस बात की इजाजत दे देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद स्टेनबर्ग को ये खबर मिलती है कि स्कैबियर के साथ एक ड्यूल में विंग की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर स्टेनबर्ग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने ही बेटे हाल्फी को जोर से मार देता है, क्योंकि उसने ही स्टेनबर्ग को ये सलाह दी थी कि विंग स्कैबियर से जाकर लड़े। लेकिन आखिर में स्टेनबर्ग ये फैसला करता है कि वो वुल्फ क्लैन के सभी लोगों को मार के अपने भाई की मौत का बदला लेगा, और ये कहकर स्टेनबर्ग उनका पीछा करने लगता है। और इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती और स्टेनबर्ग जल्द ही यूतो की सेना तक पहुंच जाता है जो कि एक नदी को पार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक स्टेनबर्ग के सामने स्कैबियर आ जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं तब स्टेनबर्ग को ये समझ आता है कि स्कैबियर उसके अटैक की पावर को कम करके बस एक तरह से उसके अटैक्स को डॉच कर रहा है। लेकिन जब स्कैबियर देखता है कि उसकी सेना नदी को पार कर चुकी है तब वो भी स्टेनबर्ग को इग्नोर करके नदी को पार करके अपनी सेना के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये सब देखने के बाद स्टेनबर्ग को चैन नहीं पड़ता और फिर वो तुरंत ऑर्डर देता है कि अब उसकी सेना भी इस नदी को पार करेगी। यूतो अपने सोल्जर्स को ये आदेश देता है कि वो दुश्मन की सेना को नदी पार करने दें। दोस्तों, यूतो की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल होती है, हारने का नाटक करके अपने दुश्मन को एक जाल में फंसा देना। अब इसके बाद स्टेनबर्ग सबसे पहले नदी पार करने लगता है, पर तभी अचानक उस पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन वो उनसे किसी तरह से बच जाता है। लेकिन अगले ही पल में वो फिर से चौंक जाता है, क्योंकि अब उसे चारों ओर से घेर लिया गया था यूतो के 7 वॉरियर्स के द्वारा। इन वॉरियर्स में शामिल हैं कैवर, सिग्रुन, फेलिसिया और हॉर्न क्लैन के 4 तीरंदाज। और इसके बाद ये सब मिलकर स्टेनबर्ग पर लगातार हमले करने लगते हैं। इसी वजह से अब स्टेनबर्ग गुस्से में अपनी मस्कुलर पावर रिलीज करता है और फिर एक पावरफुल हैमर अटैक से सिग्रुन की तलवार को वो हवा में उड़ा देता है। लेकिन ये सब भी यूतो की एक स्ट्रेटजी थी। सिग्रुन और बाकी के सोल्जर्स स्टेनबर्ग को थोड़ी देर रोककर वापस पीछे हट जाते हैं और इसके बाद अब स्टेनबर्ग को सबसे बड़ा झटका लगता है। एक बहुत ही विशाल सुनामी नदी से निकलती है और वो स्टेनबर्ग और उसकी सेना को अपने साथ बहा ले जाती है। और दोस्तों, यही असल में यूतो का मास्टर प्लान था। असल में लीना ने एक डैम बनाकर रिवर के पानी को रोका हुआ था और जब दुश्मन अपनी सेना के साथ नदी पार करने के लिए आया तभी लीना ने पानी छोड़ दिया। यूतो इस स्ट्रेटजी का नाम रिवर वे स्ट्रेटजी रखता है, जो उसने जापान के एक पुराने जनरल शियानो से सीखी थी। दूसरी ओर हम स्टेनबर्ग को देखते हैं, जो सुनामी में फंसने के बावजूद भी अभी भी जिंदा होता है। लेकिन हाँ, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका है, उसकी कई हड्डियां टूट चुकी हैं और अब वो यहाँ ये मान लेता है कि वो यूतो से हार चुका है। अगले सीन में हम यूतो को मित्सुकी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मित्सुकी कहती है कि मुझे युद्ध की वजह से तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना? यूतो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर इसके बाद मित्सुकी पूछती है कि तुम वापस कब आओगे? यू कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो वक्त कब आएगा, पर मैं वादा करता हूँ मैं वो वक्त जरूर लाऊंगा। मैं तुम्हारे पास लौटकर वापस जरूर आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना।
अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूतो इनग्रिड को क्रिस्टल ग्लास बनाना सिखा रहा होता है, मगर जो इनग्रिड होती है वो इस वक्त मन ही मन में यूतो के साथ अजीब सी रोमांटिक फैंटेसीज बना रही थी। और फिर इसके बाद यूतो का बेटा जॉर्गन एक मीटिंग अरेंज करता है सभी लड़कियों के साथ, और इन लड़कियों में एफिया भी होती है जो पहले यूतो की जान बचा चुकी है, और क्योंकि यूतो उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है इसीलिए उसे भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। जॉर्गन उन सबको सजेस्ट करता है कि हमें यूतो के लिए एक छोटी सी ट्रिप रखनी चाहिए ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके, क्योंकि काम का इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से यूतो की तबीयत भी बिगड़ सकती है। वैसे यूतो के साथ वक्त बिताकर इन लड़कियों को भी मौका मिलेगा कि वो यूतो की फेवरेट बनने की कोशिश कर सकें। सभी लड़कियां काफी जोश में आ जाती हैं। उनके आइडिया के हिसाब से वो सब यूतो को माउंट एस्से के हॉट स्प्रिंग में ले जाने का प्लान बनाती हैं। फिर इसके बाद वो सभी अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मस्त रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद सिचुएशन तब थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है जब ट्विन सिस्टर्स भी वहां आ जाती हैं, और फिर कुछ ही देर बाद सभी लड़कियां बिना इनवाइट के पूल में घुस जाती हैं। यूतो यहाँ बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो तो यहाँ अकेला नहाना चाहता था, लेकिन अब उसके आसपास बहुत सारी कन्याएं होती हैं। दोस्तों, ये सारी लड़कियां यूतो को रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती थी और उसे सर्व करना चाहती थी, लेकिन इसके बाद सिचुएशन थोड़ी और ज्यादा स्पाइसी और एम्बैरेसिंग तब हो जाती है जब यूतो यहाँ घबराने लगता है। इसके बाद सभी लड़कियां यूतो से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि वो तो बस यूतो का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। यूतो भी उनकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ इस ट्रिप के दौरान ही तुम लोगों की सर्विस एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इसके बाद फिर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसके बाद सभी लड़कियां मिलकर उसे नहलाने लगती हैं, और ऐसी सिचुएशंस होने की वजह से आखिरकार यूतो इतना ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है कि वो बेहोशी हो जाता है। अब इसके बाद रात के वक्त सभी लोग यूतो से इसकी वजह से माफी मांगते हैं। सो अब यूतो यहाँ कहता है, मैं तुम लोगों की ऐसी सर्विस फिर कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, एक शर्त पर मैं तुम्हारी इस सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ जब तुम हर वक्त कपड़े पहन कर रखो और मुझसे थोड़ी दूरी भी बनाए रखो। सभी लड़कियाँ यूतो की बात मान लेती हैं, लेकिन फिर भी वो यूतो की मसाज करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जिससे पहले से ऑकवर्ड सिचुएशन अब और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर इसके बाद सभी लोग यूतो के साथ किंगडम वापस लौट आते हैं। यहाँ पर उन्हें ऑफिशियली कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, क्योंकि अब 2 नए मेंबर्स फैमिली का हिस्सा बन चुके थे, क्रिस्टीना और एल्बर्टीना, जो यूतो की बेटियां बन चुकी हैं। इसके बाद यूतो के पास लीना आती है और वो यूतो को बधाई देती है क्योंकि उसने क्रिस्टीना और एल्बर्टीना को अपनी बेटी बना लिया है। साथ ही वो ये भी बताती है कि स्टेनबर्ग किसी तरह से जिंदा बच गया है। अब इसके बाद सिग्रुन इनग्रिड के पास आती है ताकि वो एक नई कटाना ले सके, क्योंकि उसके पहले वाली कटाना स्टेनबर्ग से फाइट के दौरान खो गई थी। यहाँ सिग्रुन काफी ज्यादा उदास भी थी क्योंकि वो खोई हुई कटाना सिग्रुन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो कटाना उसे यूतो ने दी थी। लेकिन इसके बाद उसके चेहरे पर खुशी वापस लौट आती है जब यूतो वहाँ पर आके उसे वही खोई हुई तलवार वापस दे देता है। दरअसल वो कटाना खोने के बाद एक मर्चेंट को मिल गई थी और वो मर्चेंट इन ट्विन सिस्टर्स की सेरेमनी में आया हुआ था। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि यूतो के द्वारा बनाए गए क्रिस्टल वेसल्स कंप्लीट हो गए हैं और इनके जरिए वुल्फ क्लैन को अब और भी ज्यादा अमीर बनने का मौका मिल रहा है। मगर यूतो परेशान होता है क्योंकि उसके पास यहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं होते जो पैसे का सही से इस्तेमाल करके इनके राज्य को और भी बेहतर बना सकें। और इसी बीच एक छोटा सा इंसिडेंट भी होता है जब एफिया गलती से यूतो के ऊपर पानी गिरा देती है। यूतो इस बात को इग्नोर करके एफिया को शांत करता है और उसे एक कैंडी देता है। इसके बाद वो उससे दूर एक दुकान पर लिखा साइन पढ़ने को बोलता है और सरप्राइजिंगली वो उसे आसानी से पढ़ लेती है। ये देखकर यूतो के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आता है, कंपलसरी एजुकेशन का। यूतो का प्लान ये होता है कि 7 से 15 साल के सभी बच्चों को पढ़ाया जाए और ऐसा करके उसे पैसे के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ फ्री होगा। टीचर्स, बुक्स, बिल्डिंग्स, हर एक चीज का खर्चा वुल्फ क्लैन खुद करेगा। इस एजुकेशन में लगने वाला पैसा उन क्रिस्टल ग्लासेस से आएगा जो वो बना रहे हैं। यूतो ये बात मानता है कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में इसका फल वुल्फ क्लैन को जरूर मिलेगा। ये सुनकर फेलिसिया समझ जाती है कि यूतो अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है, ताकि अगर वो खुद यहाँ पर नहीं भी होगा तब भी उसके बिना वुल्फ क्लैन सारी चीजें आसानी से कर लेगा, साथ ही उस पर कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। और इसके बाद फेलिसिया के जहन में कुछ बातें आती हैं।
और इस वजह से वो यहाँ उदास हो जाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर फेलिसिया का भाई लॉफ्ट मौजूद होता है। लॉफ्ट यूतो का सोन ब्रदर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ क्लैन का पैट्रियार्च इन दोनों को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि इन दोनों ने रिसेंट में एक बैटल जीती थी। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वुल्फ क्लैन को एक नया राजा चाहिए और इसके लिए वो यूतो को चुनता है। यूतो ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब गलत है क्योंकि वो शुरुआत से यही कहता आया है कि वो एक दिन अपने घर वापस चला जाएगा, साथ ही राजा बनने के लिए लॉफ्ट बेस्ट रहेगा। लेकिन लॉफ्ट यूतो से कहता है कि ये सब ड्रामा बंद करो क्योंकि उसका असली प्लान हमेशा से यही था कि यूतो ही वुल्फ क्लैन का राजा बने। और जब मेरे पिता ने तुम पर दबाव डाला तब तुम भी राजा बनने के लिए राजी हो गए। वुल्फ क्लैन का राजा बनना मेरा सपना था। मैंने हमेशा से ये कोशिश की है कि मैं अपने राज्य के लोगों की हिफाजत करूं और साथ ही अपने राज्य की ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा दूं कि हम आराम से क्लॉ और हुफ क्लैन को कम्पीट कर सकें। और तभी अचानक हम देखते हैं कि लॉफ्ट गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालकर यूतो पर हमला करने की कोशिश करता है। और इसके बाद सबको हैरानी तब होती है जब पुराने राजा यानी कि लॉफ्ट के पिता अचानक ही उसके सामने आ जाते हैं और लॉफ्ट का हमला उन पर लग जाता है और अगले ही पल में पुराने राजा जमीन पर गिर पड़ते हैं। जो देख लॉफ्ट तुरंत वहां से भाग निकलता है, लेकिन सोल्जर्स उसके पीछे लग जाते हैं क्योंकि उसने अपने ही पिता यानी कि प्रीवियस राजा पर हमला कर दिया था। अब अपने आखिरी पलों में ये पुराना राजा यूतो से कहता है, तुम वुल्फ क्लैन का ख्याल रखना और जब तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे तब लॉफ्ट को अगला राजा बनाकर जाना। और ये कहने के बाद उनकी मौत हो जाती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ फेलिसिया यूतो को जगाती है और हमें जानने को मिलता है कि यूतो ये सब सपने में देख रहा था। तभी अचानक एल्बर्टीना और क्रिस्टीना वहाँ पर आती है। क्रिस्टीना यूतो को बताती है कि हुफ क्लैन की एक ट्राइब को एक मिडगार्डियन ट्राइब ने हरा दिया है और उस मिडगार्डियन ट्राइब का नाम है पैंथर और उनके पास घोड़े पर चढ़कर लड़ने वाली सेना है और वो आयरन एरोस चलाते हैं और उन्होंने पूरी तरह से हुफ क्लैन को बर्बाद कर दिया है। ये सब सुनकर यूतो हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या आयरन एरोस, लेकिन ये कैसे मुमकिन है क्योंकि याग्द्रासिल जैसी दुनिया में कैवेलरी की टेक्नोलॉजी आने में अभी सदियों का वक्त है और सिर्फ एक ही तरीका है अभी के टाइम पर उस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने का, वो है कि उस टेक्नोलॉजी को कोई चुरा ले। और ये सोचते ही यूतो के जहन में लॉफ्ट का ख्याल आता है जिसके पास एक ऐसा र्यून है यानी कि ऐसी ताकत है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर सकती है। तभी फेलिसिया कहती है कि ये काम जरूर से लॉफ्ट का ही होगा और आज से करीब 2 हफ्ते पहले उसने मुझे एक संदेश भी भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि वो यूतो को छोड़कर उसके पास आ जाए। दोस्तों, लॉफ्ट अब पैंथर क्लैन का राजा बन चुका है। फेलिसिया यूतो से माफी मांगती है क्योंकि उसने ये बात यूतो को जल्दी नहीं बताई, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि वो सिर्फ यूतो के लिए ही लॉयल है। यूतो फेलिसिया को शांत करके कहता है, तुम्हें मुझे जरा भी समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इसके बाद फेलिसिया लॉफ्ट को एक चिट्ठी भेजती है जिसमें वो लिखती है कि उसका सिर्फ एक भाई है जो यूतो है, लेकिन लॉफ्ट को लगता है कि शायद से ये चिट्ठी फेक है जो यूतो ने फेलिसिया के नाम से भेजी है। दोस्तों, लॉफ्ट का एक मकसद है, वो यूतो से हर एक वो चीज छीनना चाहता है जो यूतो ने उससे छीनी है। इसके बाद खबर मिलती है कि पैंथर क्लैन ने हॉर्न क्लैन पर हमला करके मिर्क बोर्ड नाम की जगह को कैप्चर कर लिया है। अब यूतो के पास कोई और चारा नहीं बचता और इसके बाद अब वो सेना को इकट्ठा होने का आदेश देता है ताकि वो पैंथर क्लैन पर हमला कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूतो अपनी सेना के साथ एक खुले मैदान में खड़ा होता है। वो परेशान होता है क्योंकि सामने 3000 सोल्जर्स हैं। तभी उसे खबर मिलती है कि दुश्मन की सेना ने हमला करना शुरू कर दिया है। यूतो यहाँ ये देखता है कि लॉफ्ट की सेना वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है जो यूतो ने पहले हुफ क्लैन के खिलाफ यूज की थी, मगर यूतो के क्रॉसबो मैन भी अच्छी तरह से दुश्मन के हमले का जवाब देते हैं। एक यूनिट लोडेड क्रॉसबो फायर करती है जबकि दूसरी यूनिट उन्हें रीलोड करती है। इससे दुश्मन को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन यूतो समझ जाता है कि ये तो बस एक एडवांस गार्ड था, असली लड़ाई अभी बाकी है। दूसरी ओर लॉफ्ट को भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब उसका टाइम था अपना ट्रैप एक्टिवेट करने का। वो तुरंत अपनी सारी आर्मी को भेज देता है ताकि वो यूतो की आर्मी को चारों ओर से घेर सके। और क्योंकि लॉफ्ट के पास बहुत ज्यादा मात्रा में सैनिक होते हैं, इसीलिए वो आसानी से यूतो की सेना को चारों ओर से घेर लेते हैं। और ये देखकर यूतो खुद को बहुत लाचार महसूस करता है, लेकिन इसके बाद वो एक प्लान बनाता है और अपने सोल्जर्स के आसपास कवर्ड कैरेजेस अरेंज करना शुरू करता है
ये देखकर लॉफ्ट को लगता है कि यूतो अपने सारे रिसोर्सेज उसके सामने सरेंडर कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत अपनी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन कैरेजेस में से एरोज बरसने लगते हैं, जिससे लॉफ्ट की आर्मी को भारी नुकसान पहुंचता है। अब ये देखकर लॉफ्ट काउंटर अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन उसके तीर कैरेजेस पर लगकर वापस लौट जाते हैं और यही देख के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अब उन्हें समझ आता है कि वो कैरेजेस असल में आयरन फेंसेस हैं, जो एक मजबूत दीवार बनकर यूतो की आर्मी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। असल में यूतो ये बात जानता है कि लॉफ्ट उसकी सारी टैक्टिक्स को बहुत ही अच्छे से समझता है, इसीलिए वो अपनी आर्मी से यूतो की आर्मी को घेरने की कोशिश जरूर करेगा। और इसके बाद यूतो बस एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने लगता है ताकि वो अपने दुश्मन को कम वक्त में ज्यादा डैमेज पहुंचा सके। इस तरफ हम सिंजन एलेनार्ड को देखते हैं, जो लॉफ्ट की सपोर्टर होती है। वो उससे कहती है, हमें अपने सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को बेवजह ही अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मगर लॉफ्ट इसके लिए मना कर देता है। वो सिंजन से कहता है, मैं अपनी आर्मी को अभी पीछे हटने का ऑर्डर नहीं दूंगा और इस वक्त सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, जिससे हमारे पास अभी भी इस बैटल को जीतने के चांसेस हैं। इस तरफ कुछ ही देर में सिंजन की मैजिक पावर के साथ यूतो को एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है और तभी अचानक सभी गिरे हुए सोल्जर्स उठकर दोबारा लड़ने लगते हैं। असल में दोस्तों, ये सभी सोल्जर्स सिंजन की मैजिक पावर से पोजेस हो गए हैं। इस तरफ हमें यूतो की बॉडी में एक अजीब सी चमक देखने को मिलती है, लेकिन वो ताकत तुरंत खींच ली जाती है। अब पोजेस्ड बर्सर्क सोल्जर्स बिना मौत से डरे यूतो की डिफेंस पावर को तोड़ देते हैं, जो देखकर सभी लोगों में डर का माहौल आ जाता है। और इसके बाद लॉफ्ट अपने घोड़े के साथ अंदर घुसकर चिल्लाता है, मैंने जीत हासिल कर ली है। सिंजन की मैजिक पावर से मेरे सभी सोल्जर्स अब मौत से नहीं डरते और अब उनकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन वहाँ यूतो के सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यूतो अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर देता है कि वो उन पोजेस्ड सोल्जर्स पर डायरेक्टली अटैक ना करें, लेकिन तभी लॉफ्ट वहाँ पे आके कहता है, यूतो, तुमने मुझसे वो सब छीन लिया था जो मैं चाहता था और इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी फेलिसिया बीच में आ जाती है और लॉफ्ट पर ये इल्जाम लगाती है कि पहले उसने उनके पिता को मारा और अब वो वुल्फ क्लैन पर अटैक कर रहा है, बल्कि उसने तो हमेशा वुल्फ क्लैन की रक्षा करने की कसम खाई थी। और अब फेलिसिया यहाँ खुद ये डिक्लेयर करती है कि उसका सिर्फ एक भाई है और वो यूतो है। इसके बाद जब लॉफ्ट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, यूतो गुस्से में आकर उसे रोकता है और फिर वो उसे याद दिलाता है कि फेलिसिया उसकी इकलौती छोटी बहन है। मगर इस बात पर लॉफ्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी अचानक लॉफ्ट का घोड़ा बेकाबू हो जाता है और तभी अचानक सामने सिग्रन आ जाती है, जो वहाँ एक ऊंट पर बैठकर आई थी, जिससे लॉफ्ट के साथ साथ उसकी आर्मी के सभी घोड़े वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में यूतो सिग्रन से बात करता है। सिग्रन कहती है कि उसे ऊंट की सवारी सीखने में वक्त लग गया, लेकिन अब सब ठीक है। और अब हमें ये जानने को मिलता है कि सभी घोड़े अचानक बेकाबू इसीलिए हो गए थे क्योंकि घोड़ों को ऊंट की स्मेल से नफरत होती है और सिग्रन ऊंट पर ही बैठकर आई थी और फिर घोड़े ना होने की वजह से लॉफ्ट की आर्मी वहां से भाग गई। मगर इसके बावजूद भी यूतो सिंजन की मैजिक पावर को महसूस कर पा रहा था। कुछ देर बाद जब लॉफ्ट और सिंजन अपना माहौल जमा रहे होते हैं, तब सिंजन उससे कहती है कि यूतो ने मेरे मैजिक पावर पर रिएक्ट किया था, जिस पर लॉफ्ट बताता है यूतो किसी और दुनिया से आया है और उसे इस दुनिया में बुलाने वाली मेरी छोटी बहन थी। थोड़ी देर बाद हम यूतो को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ फेलिसिया ने उसके लिए एक तासु अरेंज किया होता है। इसके बाद यूतो गर्माहट का मजा लेता है और फेलिसिया को भी इनवाइट करता है, क्योंकि उसने इनग्रिड को कहकर इस तासु को नॉर्मल साइज में ही बनवाया था। फेलिसिया भी खुश हो जाती है, पर उसे इस तासु से इतना ज्यादा आराम मिलता है कि वो वहीं पर सो जाती है। दूसरी ओर एफी को अपने स्कूल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसके क्लासमेट वहाँ उसे इग्नोर कर रहे थे। इसके बाद जब वो वापस यूतो की सेवा में जुट जाती है, तब यूतो उससे पूछता है, तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं और क्या तुमने कुछ दोस्त बनाए? लेकिन एफी की शक्ल देखकर ही उसे समझ आ जाता है कि आखिर एफी के साथ वहाँ क्या हो रहा है और इसी वजह से अब यूतो भी टेंशन में आ जाता है। और अब इसी वजह से यूतो डिसाइड करता है कि वो सीक्रेटली एफी को उसकी क्लास में ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद यूतो और क्रिस्टीना एफी पर नजर रखने लगते हैं, पर यहाँ क्रिस्टीना यूतो से कहती है कि एफी पर इस तरह से नजर रखना सही नहीं रहेगा। लेकिन यूतो कहता है कि एफी को स्कूल भेजने का आइडिया मेरा था, इसीलिए ये जिम्मेदारी भी मेरी बनती है कि वो वहाँ ठीक है कि नहीं।
अब इसके बाद जब यूतो क्लास को ऑब्जर्व करता है तब उसे पता चलता है कि बाकी के उसके क्लासमेट्स एफी को जरा भी हर्ट नहीं करते, बस वो सभी उसे इग्नोर करते हैं और इसी वजह से एफी उदास रहती है। अब ये देख के क्रिस्टीना एक प्लान बनाती है और यूतो से कहती है, तुम अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब अगले सीन में टीचर इंट्रोड्यूस करता है क्रिस्टीना और एल्बर्टीना को, जो अब से एफी के साथ ही पढ़ने वाली हैं। ये दोनों यूतो की सोन डॉटर्स होती हैं और साथ ही बॉटबेट पैट्रियार्च की बायोलॉजिकल डॉटर्स भी, जो क्लॉकलैंड के पैट्रियार्च हैं। अब वहाँ पे एंट्री लेने के बाद क्रिस्टीना डिसाइड करती है कि वो एफी के पास ही बैठेगी और इसके बाद वो उसे अपना सर्वेंट बनाकर उसकी हेल्प करती है। अब कुछ देर बाद क्रिस्टीना यूतो को बताती है कि एफी की ये प्रॉब्लम क्लास क्वीन की वजह से है, जिसने सभी बच्चों को ये ऑर्डर दिया है कि वो एफी को इग्नोर करें। और ये मुद्दा असल में जेलसी का था, क्योंकि जब एफी ने स्कूल जाना शुरू किया था तब उसके साथ यूतो तुम भी गए थे और सभी ये चाहते हैं कि यूतो उनके भी करीब रहे, मगर यूतो सिर्फ एफी को इम्पोर्टेंस दे रहा था और इसी वजह से बाकी की लड़कियां उससे जेलस हो गईं। क्रिस्टीना बोलती है, अब मैं क्लास की नई क्वीन बनूंगी और एफी को अपना एडवाइजर बनाऊंगी। अगले दिन क्रिस्टीना अपनी चार्म और पर्सनैलिटी से सबका अटेंशन अपनी ओर बड़ी ही आसानी से खींच लेती है, जिससे पहले वाली क्लास क्वीन उदास हो जाती है। अब इसके बाद क्रिस्टीना सबको लेके नहाने जाने का प्लान बनाती है, सिवाय उस क्लास क्वीन को छोड़कर, जिससे वो लड़की और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन इसके बाद एफी अपने स्वीट और काइंड नेचर से उस लड़की को यानी कि क्लास क्वीन को इनवाइट करती है। पहले तो वो लड़की मना करती है, लेकिन फिर जब एफी बार बार उसे मनाने लगती है तब वो लड़की फाइनली एफी का हाथ पकड़ लेती है और इस तरह क्लास में एफी को लेकर जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद रात के वक्त यूतो मित्सुकी से बात करता है और वो उससे पूछता है कि अगर वो किसी को कोई तोहफा देना चाहे तब उसे क्या देना चाहिए, जिस पर मित्सुकी कहती है, तुम जो चाहे वो दे सकते हो, बस याद रखना कि उस तोहफे में तुम्हारा प्यार झलकना चाहिए। दूसरे दिन अब एक और सिचुएशन आती है। इनग्रिड यूतो से गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन दोनों का ग्लास कप मेकिंग का सेशन था जिसे यूतो भूल गया था। यूतो को यहाँ गिल्टी फील होता है और इसीलिए वो इनग्रिड के साथ फोर्ज में जाता है। अब इसके बाद यूतो इनग्रिड को बताता है कि वो फेलिसिया और सिगुरुन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट बनाना चाहता है, मगर इससे इनग्रिड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं अपना कीमती वक्त इन फालतू चीजों में नहीं देना चाहती। पर यूतो किसी न किसी तरह से उसे मना लेता है। अब इसके बाद वो अपनी अदाओं और अपने हुस्न के जाल से यूतो को ये याद दिलाती है कि वो सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ नहीं है, इसके साथ ही वो एक लड़की भी है। अब इसके बाद गिफ्ट्स बनाने के बाद भी इनग्रिड अपनी बॉडी का यूज करके यूतो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक यूतो उसके कंधे को पकड़ लेता है और कहता है, मैं ये बात हमेशा से जानता था कि मुझे आज नहीं तो कल तुमसे ये बात कहनी ही पड़ेगी कि तुम्हें एक लड़की की तरह बिहेव करना चाहिए। भले ही हम दोनों काम कर रहे हो, लेकिन तुम बिना सोचे समझे अपना ये सुंदर सा फिगर मुझे ऐसे ही नहीं दिखा सकती, और इसके बावजूद भी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये सारी बातें सुनकर इनग्रिड गुस्सा हो जाती है और फिर अपनी पावर का यूज करके यूतो को एक मुक्का मार देती है और इसके बाद बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यूतो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनग्रिड इतना गुस्सा क्यों हो गई। अगले दिन अब जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो यूतो उसे एक तोहफा देता है और उससे माफी मांगता है। यूतो ने इनग्रिड के लिए एक पेंडेंट बनाया होता है मागा टामा का, और उस पेंडेंट को पहनने के बाद इनग्रिड बहुत खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं एलेक्सिस को, जो कि एम्पायर का प्रीस्ट है। वो लॉफ्ट से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि एम्पायर का कर्तव्य होता है ऑर्डर को मेंटेन करना, और इस वक्त वुल्फ क्लैन उस ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। और मेरे पास एक आइडिया है जिसमें एक ओथ की मदद से लाइटनिंग और पैंथर क्लैन के बीच एक कनेक्शन बन जाएगा जिसमें दोनों इक्वल ब्रदर्स बनेंगे। लॉफ्ट यहाँ पर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों, इस बुढ़े का प्लान होता है यूतो को खत्म करना। अगले सीन में हमें यूतो की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहां हम मित्सुकी को देखते हैं जो अपनी दोस्त रूरी के साथ बात कर रही होती है यूतो के बारे में। मित्सुकी को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता कि यूतो उसके साथ नहीं है। रूरी मित्सुकी को न्यू ईयर के लिए अपने घर इनवाइट करती है क्योंकि उसकी कजिन साया वापस जापान आ रही है और दोस्तों साया आर्कियोलॉजी पढ़ती है। मित्सुकी ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि वो रूरी की बहन साया से उस दुनिया के बारे में पूछना चाहती थी जिस दुनिया में यूतो गया है। मित्सुकी ये पता लगाना चाहती है कि यूतो वापस कैसे अपनी दुनिया में वापस लौट सकता है। इसके बाद जब साया आती है तब मित्सुकी अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है। साया एनालाइज करके कहती है कि यह दरअसल वर्ल्ड ब्रॉन्ज एज के जैसा लगता है
और इसमें बहुत सारे नॉर्स मिथियोलॉजी के रेफरेंसेस हैं, लेकिन सारी डिटेल्स बहुत अलग होती हैं जो सिंपल मिथ से नहीं मिलती। जैसे यूतो का टाइटल है विनर द इनफेमस वुल्फ, जो फेंडर का दूसरा नाम है। फिर लाइटनिंग पैट्रियार्च के पास थॉर के जैसी चीजें हैं, जैसे बेल्ट और स्ट्रेंथ और एक हैमर जैसा वेपन भी, यानी कि यूतो को थॉर से कनेक्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ सरपेंट और मुंगन का भी मेंशन है, जो थॉर से 3 बार लड़ा था। रैग्नारॉक में उसने बाढ़ लाकर पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और ये सारी चीजें यूतो की कहानी के साथ थोड़ी बहुत मैच करती हैं। फिर साया मित्सुकी से पूछती है कि क्या उसके दोस्त का नाम यू से शुरू होकर तो पे खत्म होता है। मित्सुकी तुरंत बोलती है हाँ, उसका नाम यूतो है। इस पर साया बोलती है कि ये सब फेंडर और होर मुंगान से कनेक्टेड है, जिन्होंने रैग्नारॉक के टाइम पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। साया को ये समझ आता है कि शायद से यूतो जैपनीज या मिक्स्ड रेस होगा, क्योंकि उसके बाल और आंखें दोनों काली हैं। और नॉर्स रैग्नारॉक के अंदर एक जाइंट का जिक्र है जिसे द ब्लैक वन नाम दिया गया है, जो मुसफेल हेन को लीड करता है और अपने घोड़ों के साथ रेनबो ब्रिज बीफ्रॉस्ट क्रॉस करके एसगार्ड पर अटैक करता है। ये वही फ्लेम जाइंट है जो 9 वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद साया ये गेस करती है कि शायद से यूतो का नाम शॉर्ट होके सॉर्ड बन गया होगा। और मित्सुकी का लास्ट नेम शिमोया भी उसके वाइफ के नेम को रिजेंबल करता है, जो पुरानी मिथियोलॉजी के अंदर है। लेकिन यहाँ मित्सुकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तब साया उसे सरल शब्दों में समझाती है कि इस वक्त यूतो एक नई ओरिजिनल वर्जन बना रहा है पुरानी दुनिया और नॉर्स मिथियोलॉजी का। और वही मिथियोलॉजी करीब 1000 बीसी से लेकर जीसस क्रिस्ट के बर्थ तक बनी थी। लेकिन दोस्तों, यूतो जिस वक्त की बात करता है वो 1500 बीसी के आसपास का है, मतलब और भी पुराना। और इसके बाद मित्सुकी डर जाती है, क्योंकि इस मिथियोलॉजी के कहानी के अंदर फेंडर और हॉर्मंगर दोनों मर जाते हैं। उसके दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि शायद यूतो भी मर जाएगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि यूतो उससे खुद ये कह चुका है कि मिथ और रियलिटी एक जैसी नहीं है, इसीलिए अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। अब इसके बाद हम यूतो को देखते हैं, जो कि काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि मित्सुकी उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। और इसके बाद जब वो उस रूम से बाहर निकलता है, तब स्कैबियर उसे देख लेता है और इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। लेकिन दोनों को ही पता नहीं होता कि सिग्रिन छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही है। यहाँ पर यूतो अपनी गलतियों को सोच के खुद को दोष दे रहा था, लेकिन स्कैबियर उसे समझाता है आपको खुद को दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो लीडर हो जिन्होंने वुल्फ क्लैन को इतना ज्यादा आगे लाने में इतनी ज्यादा मदद की है। इस वक्त यूतो उससे कहता है कि वो उसका ध्यान रखे, क्योंकि सिर्फ वही स्टेनबर्ग का सामना कर सकती है। और क्योंकि स्कैबियर उसका पहले का लीडर था, वो चाहता है कि अब सिग्रुन उसके साथ खड़ी रहे। ये सुनकर सिग्रुन पहले तो थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन फिर फेलिसिया उसे एक कमरे में ले जाती है, जहां बाकी के लोग यूतो के लिए एक नया केप बना रहे थे। ये देखकर सिग्रुन के अंदर फिर से मोटिवेशन आ जाता है। दूसरी ओर सिंजिन लॉफ्ट को बताती है कि यूतो को उसकी दुनिया में वापस भेजने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन लॉफ्ट यूतो को उसकी दुनिया में वापस भेजना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उसकी जान लेना चाहता था। दूसरी ओर आखिरकार यूतो की मित्सुकी से बात होती है। मित्सुकी उसे सब कुछ बताती है जो उसे साया के जरिए पता चला, पर साथ ही वो ये भी कहती है कि अभी उसे और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। यूतो उससे कैजुअली पूछता है कि क्या वो किसी दोस्त के घर गई थी, और यूतो ये भी जानना चाहता था कि मित्सुकी का वो दोस्त लड़का था या लड़की। ये सुनकर मित्सुकी थोड़ा शर्मा जाती है और थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है, क्योंकि यूतो यहाँ उसके असली कंसर्न यानी कि उसकी जिंदगी पर इस वक्त कितना बड़ा खतरा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मित्सुकी से बात करने के बाद यूतो अपना दिमाग शांत करने के लिए राज्य घूमने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात ट्विन सिस्टर्स से होती है, जो उसके साथ घूमने लगती हैं। तभी वो लोग एक बार के पास पहुंचते हैं, जहां बहुत हंगामा हो रहा था। लोग एक लड़की के साथ फाइट कर रहे थे, जो देखकर यूतो वहां जाकर उस सिचुएशन को कंट्रोल करता है। और इसके बाद जैसे ही वो लड़की सामने आती है, यूतो तंग रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल मित्सुकी की तरह लग रही थी। इसके बाद यूतो उस लड़की को अपने महल लेकर आता है और उसे फेलिसिया के साथ मिलवाता है, पर वो भी उसे मित्सुकी समझ लेती है। जिस पर यूतो फेलिसिया से कहता है कि वो मित्सुकी नहीं, उसका नाम लीफा है, जो कि जार्ल क्लैन की राजकुमारी है। दोस्तों, जार्ल क्लैन होली रोमन एम्पायर के 3 महान परिवारों में से एक है। यूतो बताता है कि लीफा सीक्रेटली ट्रेवल कर रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने उसे पकड़ ही लिया है
तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो उसे गेस्ट के रूप में रखें और इसी वजह से लीफा को यहाँ लाया गया है। क्रिस्टीना बोलती है कि वो तुरंत इन जाके गार्ड्स को वार्न करेगी इस सिचुएशन के बारे में, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है वो सिग्रुन को बुलाती है जो कि छुप रही थी क्योंकि उसकी स्पेशलिटी है दूसरों की प्रेजेंस को फील करना। दोस्तों असल में सिग्रुन छुप छुप कर यूतो की हिफाजत कर रही थी। फिर क्रिस्टीना सिग्रुन से पूछती है कि उसका लीफा को लेकर क्या ओपिनियन है। सिग्रुन बड़े ही शांत ढंग से कहती है लीफा ताकतवर है लेकिन अभी उसकी स्किल्स इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है और अभी यूतो को उससे कोई खतरा नहीं है। अब इसके बाद अगले दिन फेलिसिया अचानक यूतो को तुरंत फोर्ज जाने को कहती है क्योंकि लीफा गार्ड्स के साथ झगड़ रही होती है। वो गार्ड्स लीफा को फोर्ज में जाने नहीं दे रहे थे। दोस्तों रूल्स के हिसाब से दूसरे राज्यों के लोग फोर्ज के अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी इनग्रिड बाहर आती है ये देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों इनग्रिड ने भी पहली नजर में लीफा को देखकर उसे मित्सुकी समझ लिया था और फिर उसने उससे पूछ लिया कि क्या वो भी इस दुनिया में आ गई है। लेकिन फिर जल्द ही सब कुछ क्लैरिफाई हो जाता है कि लीफा और मित्सुकी अलग हैं। लेकिन इसके बाद लीफा वहाँ पे क्यूरियस हो जाती है। यूतो यहाँ कैजुअली कहता है कि वो एक अलग दुनिया से आया है। इसके बाद यूतो लीफा को समझाता है कि उसकी दुनिया में एक दिन उसने एक सेक्रेड मिरर को देख लिया था जो फेरिक कॉपर से बना था और उसके बाद वो इस दुनिया में आ गया। इस दुनिया में फेलिसिया ने हिडन मैजिक का यूज करके उस समनिंग प्रोसेस को पूरा किया था ताकि यूतो आसानी से इस दुनिया में आ सके। ये सुन के लीफा बोलती है कि इसका मतलब हार्वे में भी एक मैजिक मिरर होगा क्योंकि होली रोमन एम्पायर ही सबसे ज्यादा एडवांस्ड है फेरिक कॉपर और मैजिकल सीक्रेट्स को स्टडी करने में। ये सुन यूतो उससे और डिटेल्स मांगता है। ये सुन लीफा कहती है कि वो यूतो को सब कुछ बताएगी क्योंकि यूतो ने लीफा की जान बचाई है। लेकिन इसके पहले वो खाना खाना चाहती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग यूतो के स्पेशल हैमबर्गर्स खाते हैं जो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अब पेट भर खाना खाने के बाद लीफा बताना शुरू करती है मुझे फेलिसिया के अंदर उतना डिवाइन पावर फील नहीं हो रहा बल्कि उसे देखकर तो लगता है जैसे वो एक नॉर्मल मैजिक यूजर हो। लीफा को ये डाउट होता है कि सिर्फ एक मिरर और फेलिसिया की जितनी मैजिकल पावर से इतना काफी नहीं होगा कि वो दूसरी दुनिया से किसी को सम्मन करके इस दुनिया में बुला ले। लेकिन तभी यूतो कहता है लीफा तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम भी एक मैजिक यूजर हो और मैंने फेमस मैजिक यूजर्स की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी नहीं देखा है। तो लीफा तुरंत एक स्पेल कास्ट करके दिखाती है जिससे यूतो का शरीर बहुत भारी हो जाता है और वो कोतासू पर गिर जाता है। फेलिसिया तुरंत लीफा की आंखों में देखती है और फिर हैरान हो जाती है क्योंकि लीफा के पास 2 र्यून्स थे। ये देखकर फेलिसिया सोचती है कि पूरे याग्द्रासिल में ऐसे सिर्फ 2 लोग हैं जिनके पास 2 र्यून्स हैं और उनमें से एक है स्टेनबर्ग और दूसरी है खुद डिवाइन इम्प्रेस। सो अब लीफा ये रिवील करती है कि वो खुद 3rd डिवाइन इम्प्रेस ऑफ द होली रोमन एम्पायर एस्गारोर सिग द्रीफा है। उसके इंट्रोडक्शन के बाद यूतो उससे उसके मैजिक को वापस लेने के लिए कहता है क्योंकि लीफा के मैजिक की वजह से यूतो को बहुत तकलीफ हो रही थी। जिस पर लीफा कहती है मुझे इस तरह के स्पेल्स किसी पर कास्ट करना तो आता है पर उसे वापस लेना नहीं आता। लेकिन मैं एक और अच्छे मैजिक यूजर को जानती हूँ जिसका नाम सीजन है जो इस मैजिक के असर को हटा सकती है। अब सीजन का नाम सुनते ही यूतो और फेलिसिया को ये समझ आ जाता है कि लीफा उसी सीजन की बात कर रही है जो पैंथर क्लैन में है और सीजन एक बहुत ही खतरनाक स्पेल का यूज कर सकती है जिसका नाम है फिन वुलपीटेट। ये स्पेल किसी भी इंसान को सभी बंधनों से आजाद कर सकता है और ये सुन के यूतो को समझ आ जाता है कि पिछली बैटल में उसके साथ आखिर हुआ क्या था। इसके बाद यूतो ये सारी बातें कॉल पर मित्सुकी को बताता है जब वो उससे बात करता है। लीफा के कहने के मुताबिक यूतो का उसकी दुनिया में वापस जाने का एक रास्ता हो सकता है लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त लगेगा। अगर सीजन यूतो के ऊपर फाइनल बीटेड स्पेल का यूज करे तब वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। मगर दिक्कत ये है कि सीजन दुश्मन के लिए काम करती है। अब इसके बाद अगले दिन एक प्राइवेट सेरेमनी रखी जाती है लीफा के आने की खुशी में ताकि उसकी असली आइडेंटिटी छुपी रहे। लेकिन यहाँ लड़कियाँ इतना ज्यादा पी लेती हैं कि वो अपने कपड़े तक उतारने लगती हैं और फिर पागल होकर यूतो के ऊपर गिरने लगती हैं। लेकिन लीफा चुपचाप सिर्फ खाना एंजॉय करती है। थोड़ी देर बाद फेलिसिया यूतो को एक नया यूनिफॉर्म देती है और उसे पहन के यूतो बहुत अच्छा महसूस करता है। लेकिन तभी अचानक न्यूज आती है कि 8000 सैनिक स्टेनबर्ग की लीडरशिप में अपने राज्य से निकल चुके हैं वुल्फ क्लैन पर अटैक करने के लिए। ये सुन यूतो तुरंत अपनी आर्मी को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। अब बैटल के दिन यूतो लीफा से माफी मांगता है
मुझे माफ करना, अभी मुझे तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन लीफा यूतो की सिचुएशन समझती है क्योंकि उस पर हमला हो रहा है और वो यहाँ ये भी कह देती है कि 3 महीने से यहाँ रहने के बावजूद भी आज तक लीफा ने यूतो को बदले में कोई भी तोहफा नहीं दिया। और फिर अगले ही पल में हम देखते हैं कि लीफा यूतो के होंठों पर किस कर देती है, जो कि एक गुड लक किस होता है। इसके बाद यूतो अपने ऑपरेशन बेस पर पहुंचकर अपने हाई कमांड से मिलता है, लेकिन यूतो ने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फोर्ट गैशिना इतनी जल्दी गिर जाएगा और अब स्टेनबर्ग अपनी लाइटनिंग आर्मी के साथ सामने कैंप करके बैठा है। यूतो कहता है कि फ्रंटल बैटल उसकी स्पेशलिटी है, लेकिन स्टेनबर्ग के सामने इस तरह से लड़ना अपने सोल्जर्स को मौत के मुंह में डालने जैसा है। थोड़ी देर सोचने के बाद यूतो अनाउंस करता है कि अब वक्त आ गया है एक और नई स्ट्रेटजी यूज करने का। प्लान के मुताबिक सिग्रुन राइट फ्लैंक डिफेंड करेगी, स्कैबियर लेफ्ट फ्लैंक संभालेगा और सेंटर के लिए पहले से प्लान सेट है। इसके बाद जब बैटल स्टार्ट होती है तब यूतो ये नोटिस करता है कि दुश्मन की लाइटनिंग फॉर्मेशन बिल्कुल किसी एरो की जैसी है और उसके हेड पर खुद स्टेनबर्ग है, घोड़े पर सवार। उसके पास अब एक नया वेपन भी है। और इसके बाद जब यूतो के सोल्जर्स अपनी क्रॉस वो चलाते हैं, स्टेनबर्ग एक लोहे का छाता निकालता है और उस लोहे के छाते से वो सभी एरोस को रोक लेता है और फिर अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से उस दीवार पर फेंकता है, जिससे एक बड़ी गैप बन जाती है और दुश्मन की सेना वहां से अंदर घुस जाती है। लेकिन यूतो को इससे दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका ये प्लान ही था कि स्टेनबर्ग अंदर आए। लेकिन इसके बाद यूतो को समझ आता है कि दुश्मन के पास भी अब आयरन है और शायद ये लोहा उन्हें पैंथर क्लैन ने दिया है। यूतो तुरंत सोचता है कि अगर पैंथर क्लैन और लाइटनिंग क्लैन आपस में मिल गए हैं तो अब ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और इसी वजह से यूतो तुरंत अपनी आर्मी को रिट्रीट का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर स्टेनबर्ग सोचता है कि इस वक्त यूतो की आर्मी बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही है, लेकिन जरूर से यूतो के पास कोई ना कोई नया प्लान जरूर होगा। इसके बाद यूतो अपने सोल्जर्स से मिलता है और उन्हें वार्न करता है कि अब कियाकू फॉर्मेशन डिप्लॉय करने का वक्त आ गया है। इसके बाद हाल्फी की यूनिट पर दोनों ओर से हमला होता है, साथ ही पीछे से भी, और यही होती है कियाकू फॉर्मेशन। कियाकू फॉर्मेशन में फोर्सेस 2 लाइन में डिप्लॉय हो जाती हैं और दुश्मन को अपनी ओर खींचकर फिर उसे क्रश कर देती हैं। साधारण शब्दों में समझने वाली बात ये होती है कि शिकार को ललचाकर शेर की गुफा में लाया जाता है। वहीं स्टेनबर्ग अपनी ट्रूप्स के साथ भाग जाने का डिसाइड करता है, लेकिन इसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तब वो फिर से सिग्रन से टकरा जाता है और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर क्रिस्टीना यूतो को वार्न करती है कि साउथ की ओर से एक और आर्मी घोड़े पर सवार आ रही है और उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। और फिर अच्छे से देखने पर पता चलता है कि ये आर्मी लॉफ्ट की है, जो यूतो की आर्मी पर हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर सिगुरन के साथ लड़ने के लिए वहाँ स्कैबियर भी आ जाता है, लेकिन इस बार स्टेनबर्ग ये जानता था कि स्कैबियर अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है, इसीलिए वो स्कैबियर को पकड़ लेता है और फिर उसकी स्पीयर ले लेता है और इसके बाद वो अपने एक पावरफुल अटैक से सिगुरन के स्पीयर को तोड़ देता है। और इसके बाद जब वो सिगुरन को मारने की कोशिश करता है तब स्कैबियर सिगुरन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, मगर स्कैबियर की तलवार यहाँ टूट जाती है और वो सीधा खाई में जाकर गिरता है। और अब स्टेनबर्ग सिगुरन की ओर देखकर कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। लेकिन इसके बाद सिगुरन और स्टेनबर्ग के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती, लेकिन स्टेनबर्ग अभी भी सिगुरन पर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ हाल्पी आकर बताता है कि पैंथर्स वुल्फ क्लैन पर अटैक करने वाले हैं। ये सुन स्टेनबर्ग सोचता है कि इस काम को जल्द से जल्द करना ही बेस्ट रहेगा, लेकिन सिगुरन स्टेनबर्ग को इतनी आसानी से यहाँ से जाने देने वाली नहीं है। वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा देती है। दूसरी ओर यूतो के जो जनरल्स होते हैं जैसे फेलिसिया और बाकी की वो ट्विन सिस्टर्स, वो रिकमेंड करती हैं कि अब उन्हें रिट्रीट कर लेना चाहिए क्योंकि दुश्मन के पास सोल्जर्स की संख्या 10,000 से ज्यादा है और इस वक्त उनके लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी है। यूतो कहता है कि अगर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो दुश्मन उनका पीछा करेगा, जिससे उनकी लैंड्स को नुकसान पहुँचेगा, उनके बहुत से लोग मारे जाएंगे, साथ ही दुश्मन बच्चों और औरतों को अपना गुलाम बना लेंगे। दोस्तों, यूतो के लिए वुल्फ क्लैन उसका परिवार है, लेकिन कई बार उन्हें क्रूअल और लॉजिकल सोचना पड़ता है और तभी यूतो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है कि अगर उसके पास स्टेनबर्ग की तरह ताकतें होती तो कितना बढ़िया होता। दोस्तों, असल में यूतो का प्लान होता है कि वो एकदम फ्रंट में जाएगा। असल में लाइटनिंग आर्मी की मोटिवेशन स्टेनबर्ग की वजह से है और अब यूतो को भी यही तरीका अपनाना होगा। और इसके बाद यूतो अपनी प्रेजेंस से अपने सोल्जर्स का मोटिवेशन बूस्ट करने की कोशिश करता है
और इससे फायदा ये होता है कि पहले जो लाइटनिंग सोल्जर्स वुल्फ क्लैन के सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे थे, तो अब वुल्फ क्लैन के सोल्जर्स उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दूसरी ओर वक्त आ जाता है जब लॉफ्ट अपने सोल्जर्स को बताता है कि वुल्फ क्लैन का लीडर वहां है और जो भी उसे कैप्चर करेगा उसे मैं एक बड़ा इनाम दूंगा। तभी एक आर्चर यूतो पर तीर से हमला करता है, लेकिन यूतो इससे घबराता नहीं। उसके बिल्कुल पास से वो एरो गुजरने के बावजूद भी यूतो अपने सोल्जर्स से बात करना जारी रखता है और उन्हें अपने आप पर यकीन करने को कहता है। वहीं दुश्मन के सोल्जर्स को अब गुस्सा आने लगता है क्योंकि यूतो की वजह से वो कमजोर सोल्जर्स जो हार मानने वाले थे, अब उनमें एक नई जान आ गई थी। वुल्फ क्लैन के वो सोल्जर्स ये सोचते हुए लड़ रहे थे कि यूतो के आने के बाद से उनकी जिंदगी कितनी बेहतर हो गई है। उनके बच्चे स्कूल जाकर पढ़ पा रहे हैं और इन्हीं अच्छी बातों के बारे में सोचकर उन्हें दुश्मन से लड़ने की ताकत मिल रही थी। दूसरी ओर सिग्रुन और स्टेनबर्ग के बीच की लड़ाई अभी भी जारी होती है, लेकिन यहाँ पर सिग्रुन बहुत ही बुरे तरीके से हार रही थी। लेकिन तभी वो वुल्फ क्लैन के सोल्जर्स के चीखने की आवाज सुनती है, जो यूतो की मोटिवेशन के बाद अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इसके बाद जब सिग्रुन यूतो को फ्रंट लाइन पर देखती है, तब वो भी अब अपने सीक्रेट कार्ड का यूज करती है और अब अपने कटाना का यूज करने लगती है, जिसे देखकर स्टेनबर्ग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेनबर्ग के ओवरवेलमिंग एडवांटेज के साथ वो सिग्रुन पर हमला करता है और उसे डिसआर्म कर देता है। सिग्रुन की कटाना हवा में उड़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद पर से भरोसा नहीं खोती और फिर वो अपने कटाना से स्टेनबर्ग पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे स्टेनबर्ग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। दूसरी ओर यूतो ये देखकर खुश होता है कि उसके सोल्जर्स अब जीत रहे हैं। यूतो ने आज से पहले कभी भी अपने सोल्जर्स का मोटिवेशन इस तरह से फ्रंट लाइन पर आकर नहीं बढ़ाया था। दोस्तों, यूतो का प्लान सिंपल था, दुश्मन की सप्लाईज और उनके एस्केप रूट को डिवाइड कर देना। और इसके बाद स्टेनबर्ग अपनी हार मान लेता है और फिर वो अपने सोल्जर्स को पीछे हटने का आदेश दे देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सिग्रुन जाकर स्कैबियर को रेस्क्यू कर लेती है। सबसे पहले वो ये कंफर्म करती है कि स्कैबियर अभी जिंदा तो है ना। वहीं दूसरी ओर लॉफ्ट सोचता है कि वो इस बार भी यूतो को नहीं हरा पाया, मगर इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता। वो सीजन से कहता है कि वो उसके लिए एक रास्ता बनाए ताकि वो यूतो तक पहुंच सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि सीजन के मैजिक की वजह से सोल्जर्स लॉफ्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे और इसी तरह लॉफ्ट यूतो के पास पहुंच जाता है। और इसके बाद वो यूतो पर हमला करने ही वाला था कि तभी फेलिसिया उनके बीच में आ जाती है, जो देखकर लॉफ्ट उसे साइड में धक्का दे देता है। मगर हम देखते हैं कि यूतो सरप्राइजिंगली लॉफ्ट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यूतो ने पूरे टाइम खुद को ट्रेन किया था। हाँ, लेकिन यूतो अभी भी अनआर्म्ड होता है, लेकिन फिर वो तेजी से प्रतिक्रिया देकर वो लॉफ्ट के अगले हमले को डॉच कर लेता है और फिर वो उसे जमीन पर गिरा देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लॉफ्ट का सिर पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सीजन के मैजिक की वजह से यूतो का शरीर अब गायब होने लगता है। ये देखते ही फेलिसिया तुरंत समझ जाती है कि ये वही स्पेल है जो सीजन यूज कर सकती है, जिससे यूतो अपनी असली दुनिया में वापस चला जाएगा। लेकिन तभी यूतो जल्दी से फेलिसिया को अपना फोन दे देता है, लेकिन फेलिसिया को यूतो को गुड बाय कहने तक का वक्त नहीं मिलता क्योंकि वो इतनी तेजी से गायब हुआ था। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर पैंथर सोल्जर्स लॉफ्ट को वहां से उठाकर ले जाते हैं। वहीं दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि मित्सुकी स्कूल के बाद अब अपने घर आ रही होती है, लेकिन तभी वो अपने रूम की विंडो में एक रोशनी को देखती है। वो तेजी से अपने कमरे की ओर जाती है और ये देखकर वो काफी हैरान रह जाती है कि यूतो अब उसकी दुनिया में वापस आ चुका है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हैप्पीली हग करते हैं। और इसके बाद यूतो मित्सुकी का सेल फोन मांगता है ताकि वो अपने फोन पर दूसरी दुनिया में फेलिसिया को कॉल कर सके, पर वो उस पर कॉल नहीं कर पाता। इसके बाद यूतो मित्सुकी को बताता है कि दूसरी दुनिया में इस वक्त कुछ हो रहा है, लेकिन कम से कम इस बात का शुक्र है कि उन्होंने लाइटनिंग क्लैन को तो हरा दिया है। और यहाँ मित्सुकी ये नोटिस करती है कि यूतो काफी मैच्योर लग रहा है, मगर इसके बाद भी ये मित्सुकी का वही पुराना यूतो होता है। मित्सुकी खुश होती है कि क्योंकि यूतो अब अपनी दुनिया में वापस लौट आया है और अब वो उसे फिर से छू सकती है। वहीं दूसरी दुनिया में सीजन लॉफ्ट को ये बताती है कि अब यूतो अपनी दुनिया में वापस चला गया है, लेकिन ये बात लॉफ्ट को जरा भी रास नहीं आती क्योंकि वो तो यूतो को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। लेकिन इसके बाद वो इस बात को भूल जाता है और फिर आगे अपना प्लान कंटिन्यू करता है कि अब वो वुल्फ क्लैन को अपने कब्जे में कर लेगा। दूसरी ओर ये खबर स्टेनबर्ग को मिलती है
कि पैंथर क्लैन वुल्फ क्लैन पर अटैक करने का प्लान बना रहा है, लेकिन अब यूतो वुल्फ क्लैन में नहीं है, इसीलिए वुल्फ क्लैन का हारना तो तय है और इसीलिए स्टेनबर्ग ये डिसाइड करता है कि वो भी इस युद्ध में हिस्सा लेगा। दूसरी ओर फेलिसिया सिग्रुन को बताती है कि यूतो अब अपनी दुनिया में वापस चला गया है, मगर वो ये बात बाकी के सोल्जर्स को बताने से मना कर देती है। और इसके बाद फेलिसिया आगे बताती है कि सीजन ने वो मैजिकल सीक्रेट्स तबाह कर दिए हैं जो यूतो को इस दुनिया से जोड़ते थे, और अब वो यूतो को वापस इस दुनिया में सम्मन नहीं कर सकती है, और अब मिरर भी उनके पास नहीं है। और अगर वो यूतो के प्लान के बारे में सोचे तो ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तभी एल्बर्टीना अचानक आती है और बताती है कि पैंथर क्लैन और लाइटनिंग क्लैन एक साथ इन पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी दुनिया में यूतो मित्सुकी के साथ घूम रहा होता है। मित्सुकी यहाँ ये नोटिस करती है कि यूतो पहले से ज्यादा लंबा हो गया है और इसीलिए अब उसको यूतो के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी होगी। और इसके बाद मित्सुकी यूतो को एक महंगी शर्ट दिखाती है, मगर यूतो कहता है कि थोड़ी सस्ती शर्ट ज्यादा सही रहेगी। लेकिन मित्सुकी कहती है कि वुल्फ क्लैन का राजा होने के नाते उसे सस्ती चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन यूतो उसे याद दिलाता है कि इस दुनिया में वो सिर्फ एक मामूली सा लड़का है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद ये दोनों एक साथ काफी वक्त गुजारते हैं, ये शॉपिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं और फिर आराम करते हैं। लेकिन इस दौरान यूतो को अपने आसपास के लोगों में वुल्फ क्लैन के लोगों का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। इसके बाद यूतो मित्सुकी से कहता है कि वो उसके लिए कुछ खरीदना चाहता है और हो सकता है कि वो चीज काफी महंगी भी हो। मित्सुकी इस बात को लेकर परेशान होती है कि क्या यूतो के पास इतने ज्यादा पैसे होंगे, मगर यूतो ये जिद करता है कि वो उसे वो चीज खरीद कर देगा, क्योंकि पिछले 3 सालों में यूतो ने मित्सुकी को बहुत परेशान किया है और अब वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। लेकिन मित्सुकी तो बस इतना चाहती थी कि यूतो उसके लिए बस एक अच्छी सी चीज चुने। रास्ते में मित्सुकी कहती है कि यूतो उसके लिए बस एक हेयर एक्सेसरी खरीद दे ताकि वो हमेशा उसे अपने बालों में पहन सके। वहीं दूसरी दुनिया में फेलिसिया सिग्रुन से पूछती है कि क्या वो सच में फाइट करेगी, क्योंकि उसकी पिछली लड़ाई से उसे जो चोटें लगी थी वो अब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हैं। मगर सिग्रुन कहती है कि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। पैंथर क्लैन और लाइटनिंग क्लैन उन पर हमला करने आ रहे हैं, तो ट्रूप्स के मोरल को मेंटेन करने के लिए सिग्रुन का लड़ाई में होना बहुत जरूरी है। सिग्रुन फैसला करती है कि वो यूतो की तरह फ्रंट लाइन पर रहेगी। और इसके बाद सिग्रुन कहती है कि वो यूतो के आखिरी शब्द सुनना चाहती थी। और फेलिसिया, अगर इस लड़ाई में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पेरेंट्स को जरूर बताना कि उनकी बेटी बहुत बहादुरी से लड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीफा से क्रिस्टीना कहती है कि सीजन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए चलो यूतो को वापस इस दुनिया में लाने का एक प्लान बनाते हैं। मगर इसके लिए यूतो को भी इस दुनिया में वापस आने के लिए राजी होना पड़ेगा। दूसरी ओर लीना को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अपनी आखिरी बैटल में यूतो मारा गया है, और ये बात सुनकर लीना पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ तक कि वो तो ये बात मानने से भी इनकार कर देती है कि यूतो मारा गया है। तभी एक सोल्जर कहता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया वक्त है, हमें इस मौके का फायदा उठाकर वुल्फ क्लैन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन लीना उसे साफ मना कर देती है और साफ तौर पर यह बात क्लियर कर देती है कि यूतो अभी भी जिंदा है। दूसरी दुनिया में यूतो मित्सुकी के साथ अपनी डेट एंजॉय कर रहा होता है। ये दोनों एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं। पर तभी अचानक मित्सुकी के फोन पर यूतो का कॉल आता है, मतलब यूतो के फोन से कॉल आता है। मगर यूतो यहाँ जरा भी हेजिटेट नहीं करता, वो तुरंत फेलिसिया से बात करता है। दोनों हंसी खुशी एक दूसरे से बात करते हैं। और अब फेलिसिया यूतो को बताती है कि उन लोगों पर दुश्मन ने हमला कर दिया था, इसीलिए उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा और अब वो लोग सेफ हैं। इसके बाद यूतो सिग्रुन के बारे में पूछता है और इसके बाद सिग्रुन भी यूतो से बात करती है और बताती है कि अब वो भी बिल्कुल सेफ है और उन्होंने अपनी एक जगह को खो दिया है और साथ ही उनके बहुत से लोग भी मारे गए हैं। और पूरी तरह से काबिल ना होने की वजह से सिग्रुन यूतो से माफी मांगती है, पर यूतो उसे माफ कर देता है। इसके बाद वो फिर से फेलिसिया से बात करता है और पूछता है कि क्या वो फिर से उसे उस दुनिया में सम्मन कर सकती है। फेलिसिया कहती है कि हाँ, लीफा ये कर सकती है, मगर ये यूतो की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो वापस इस दुनिया में आना चाहता है या नहीं। और यूतो का यहाँ जो भी फैसला होगा उस फैसले की ये लोग इज्जत करेंगे। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और सिग्रुन यहाँ फेलिसिया को कंफर्ट करती है, क्योंकि फेलिसिया यूतो के सामने सिर्फ खुश दिखने का नाटक कर रही थी और क्योंकि अब यूतो उन्हें सुन नहीं सकता, इसीलिए अब फेलिसिया अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। यहाँ फेलिसिया अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती
ये सोचकर ही उसके सीने में दर्द होने लगता है कि अगर यूतो कभी वापस आया नहीं तो। इसके बाद जब रात होती है तब मित्सुकी उस मिरर को एक टेम्पल में रखने के लिए आती है, पर तभी वहाँ पर यूतो आ जाता है और यहाँ मित्सुकी यूतो से पूछती है कि तुम जरूर से उस दुनिया में वापस जाना चाहते हो, है ना? जिस पर यूतो कहता है कि हाँ। पर मित्सुकी यहाँ उसके सामने एक ऑफर रखती है कि अगर वो उस दुनिया में वापस जाएगा तब वो भी उसके साथ उस दुनिया में जाएगी। लेकिन यूतो इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि यहाँ इस दुनिया में तुम्हारा परिवार है और वो इस तरह से उनको छोड़कर नहीं जा सकती। यूतो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। सो अब यूतो कहता है कि देखो, ऐसा भी मुमकिन है कि एक बार अब उस दुनिया में जाने पर हम कभी भी इस दुनिया में वापस ना लौट सके, मगर इससे भी मित्सुकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देख, अब यूतो यहाँ उसे एक ऑफर देता है, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर तो उस दुनिया में नहीं ले जा सकता, तो क्या तुम मेरी बीवी बनना चाहोगी? और इसके लिए मित्सुकी खुशी खुशी राजी हो जाती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही रोमांटिक तरीके से किस करती हैं। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूतो याग्द्रासिल में वापस आ चुका है वुल्फ क्लैन का पैट्रियार्च बनकर। और इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी भी यहाँ होती है और यहाँ ये लड़कियाँ उस लड़की को देखती हैं जिससे यूतो प्यार करता है। और इसके बाद ये सभी लोग देखते हैं कि यूतो अपनी प्रजा में वापस आकर कितना खुश होता है और पूरे राज्य में इस वक्त एक जश्न का माहौल था। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, हाइप और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।